सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। जल्दी से रिस्पॉन्ड करो बच्चों, और बिना देरी के सेशन को शुरू करते हैं फिर। चलो, ऑल क्लियर। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। चलो, नोटिफिकेशन डलवाया था मैंने, नोटिफिकेशन डलवाया था 9:15 का। चलो शुरू करते हैं। चलो बेटा देखो ध्यान से। तो आज का हमारा सेशन है मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, और एटीएम बैच में आप सभी का स्वागत है। जीके की कल जो क्लास है वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से खराब हो गई थी, पर बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको मैसेज पहुंचाया था कि योर जीके इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं उसको पूरी तरह से 100% देकर निभाऊंगा। एक क्लास का नुकसान हुआ है, मैं आराम से उस पर टाइम देकर तो मैं वो पूरा का पूरा टाइम कंपनसेट कर दूंगा, तो बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। जहां नुकसान होगा वहां नुकसान मेरी भरपाई है, ठीक है? बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो ध्यान से, सभी लोग शुरू करते हैं बेटा। आज हमारे पास है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, और आज जो हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं 1885 से 1910 के बीच का, सन 1885 से 1910 का। तो अब एक चीज आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं, देखो सेशन बहुत फ्रूटफुल रहे, बहुत बढ़िया रहे, इस वजह से आप सबको एक चीज माननी पड़ेगी, बेवजह का कोई भी कमेंट मत करना, ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं और आपका जो 1 घंटे का टाइम है, सवा घंटे 1.5 घंटे का जो टाइम है वो बर्बाद हो जाए। ऐसा कुछ मत करना। कोई जेन्युइन डाउट हो तो पूछना, जैसी मेरी नजर पे पड़ेगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अदरवाइज सारे डाउट सेशन के दौरान ही आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया सेशन होगा, ठीक है? और देखो एक चीज मैं आप सबको बताता हूं, आप लोगों का इरिटेट होना बिल्कुल बनता है अगर क्लास नहीं होती है तो, बिकॉज यू हैव पेड दैट अमाउंट, आपने वो अमाउंट पे किया है। पर आप मेरी जगह पर रहकर देखो कि टेक्निकल ग्लिच हो जाने पर मेरे हाथ में क्या है, मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूं, है ना? मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूं। टेक्निकल ग्लिच अगर हो जाता है तो वी नीड टू हैव सम पेशेंस, हमें पेशेंस रखने की जरूरत है, और थोड़ा सा चीजों को ऐसे बोलते हैं ना कि लेट गो करने की जरूरत है, कि चलो ठीक है, आज अच्छी नहीं हुई कल अच्छी हो जाएगी, है ना? चलो सेशन शुरू करते हैं। तो आप सभी के सामने हमारा सेशन रेडी है, और ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ये है हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से देखो। इन 1885 हु हैड फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस? ठीक है भाई, ध्यान से देखो। और मैंने हर वो क्वेश्चन जो यहां पर लिया है वो ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो ताकि तुम्हें भरोसा रहे कि जो प्रैक्टिस हो रही है वो बहुत बढ़िया हो रही है। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। तो इन 1885 हु हैड फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखो तुम सबको आंसर मालूम होगा, तुम सबको आंसर मालूम होगा, और मुझे दिख भी रहा है तुम्हारा कमेंट्स में, पर हमें जानना है इसके पीछे का कंटेंट, ताकि अगले जो 5-6 क्वेश्चंस हैं वो तुरंत हो जाए, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो बेटा ध्यान से देखो, मैं तुम्हें पूरी एक स्टोरी सी बता देता हूं, ताकि तुम्हें ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है समझ में आ जाए। भाई 1885 में किस इंसान ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट की, उसकी स्थापना की? तो मैं आप सबको बता दूं, यह है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तुम सब जानते हो उसके बारे में, पर अब एक चीज ध्यान से सुनो। होता क्या है कि 1857 में, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, 1857 में रिवोल्ट होता है, 1857 का संग्राम होता है। उस संग्राम में हिंदुस्तान के करीबन 7 से 8 लाख लोग मारे गए, 7 से 8 लाख लोग मारे गए। अब उन 7 से 8 लाख लोगों के मरने के बाद जो कंपनी हमारे ऊपर शासन कर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे ऊपर शासन कर रही थी, वो खुश हो रही है कि उन्होंने संग्राम को सप्रेस कर दिया, दबा दिया, संग्राम को सप्रेस कर दिया, रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया, दबा दिया, तो वो खुश हो रहे हैं। पर कंपनी के पास एक लेटर आया, कंपनी के पास एक लेटर आया। ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखो, जहां क्वेश्चन में थ्योरी की जरूरत है मैं थ्योरी करवा रहा हूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके बैकग्राउंड को जानने की जरूरत पड़ेगी। और अभी जो बैकग्राउंड बता रहा हूं उससे अगले 5-6 सवाल हो जाएंगे और तुम खुद अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ध्यान से देखो, बिना किसी बातचीत के यहां पे ध्यान से सुनो। 1857 के संग्राम में हमारे 7 से 8 लाख लोग मारे गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया, दबा दिया। उस टाइम पर ब्रिटेन से एक लेटर आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक लेटर आया, किसका? ब्रिटिश क्राउन का, जो ब्रिटिश राजा या रानी है। ब्रिटिश क्राउन का मतलब है ब्रिटिश राजा या रानी, उस जमाने में रानी थी। 1837 से लेकर, ध्यान से देखो बेटा, 1837 से लेकर 1901 के बीच में एक बुढ़िया शासन कर रही थी वहां पर, एक बुढ़िया रूल कर रही थी। ध्यान से देखो बेटा, एक बुढ़िया शासन कर रही थी, बुढ़िया का नाम है क्वीन विक्टोरिया। ये जो बुढ़िया है बहुत तेज है, ध्यान से देखो बेटा। क्वीन विक्टोरिया 1837 से 1901 में शासन कर रही थी। 1857 में संग्राम हुआ, हमारा रिवोल्ट सप्रेस हो गया, हम हार गए। अब होता क्या है, रानी का मैसेज पहुंचा कंपनी के पास कि ससुरो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, तुमने जो ये रिवोल्ट सप्रेस किया, तुम्हें रिवोल्ट को सप्रेस करने में 1.5 साल लग गए, जबकि तुम्हारे पास पूरे हथियार हैं, तुम्हारे पास पूरी की पूरी आर्मी है, और तुमसे लड़ कौन रहे थे? बिना हथियारों के सिपाही लड़ रहे हैं। थोड़े बहुत हथियार थे उनके साथ, वो हथियार खत्म हो गए तो वो उन्होंने बंदूकों को डंडे बना के मारना तुम्हें शुरू किया। उसके बाद जो किसान हैं वो लाठी डंडों से लड़ रहे हैं। तो तुम्हारे पास इतने रिसोर्सेस होते हुए रिवोल्ट 1.5 साल चला, तुम्हारे ऊपर थू है, सीधे सीधे रानी ने बोला। और उसके बाद रानी ने बोला, पहली बात तो रिवोल्ट होना ही नहीं चाहिए था। तुम लोगों ने ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो बेटा, वीडियो नहीं रुक रही यार, आज कैसे रुक जाएगी वीडियो? आज नहीं रुक सकती। अगर किसी की आज वीडियो रुक रही तो आपके अपने लेवल पे थोड़ा सा इंटरनेट चेक करो बेटा, आज कहीं दिक्कत नहीं है, आज कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आज हमारे पास सब कुछ ठीक है। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं करना बेटा, आज सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो अब क्या होता है कि कंपनी का यहां पे क्या हुआ, कंपनी की फजीयत हो गई। रानी बोल रही कि यार तुमसे रिवोल्ट सप्रेस 1.5 साल में हुआ, पहली बात तो रिवोल्ट होने नहीं चाहिए था, तुम्हारी पॉलिसीज इतनी घटिया थी, तुम्हारी नीतियां इतनी घटिया थी कि हिंदुस्तान की जनता को तुमने परेशान कर दिया। तुमने इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि उनके सर के ऊपर से पानी चला गया, उनको रिवोल्ट करना पड़ा। और तुमने अब रिवोल्ट में 7 से 8 लाख लोग उनके मार दिए हैं। अब 7 से 8 लाख लोग मार दिए हैं, और अब तुम सोच रहे हो कि हिंदुस्तानी तुम्हें हिंदुस्तान में टिकने देंगे? ऐसा तो होगा नहीं। अब ऐसा है, कंपनी ने अगर ये नुकसान किया है, कंपनी ने भारी नुकसान किया है अंग्रेजों की इमेज का। ध्यान से देखो बेटा, सभी को गुड इवनिंग। ध्यान से देखो कि कंपनी ने भारी नुकसान किया है अंग्रेजों की इमेज का, और अब कंपनी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्वीन विक्टोरिया ने ब्रिटिश संसद को यह बोला कि भाई ऐसा है, एक कानून बनाओ जल्दी से। एक कानून बनाया गया, भारत शासन अधिनियम। ध्यान से देखो बेटा, बहुत बढ़िया सेशन जाने वाला है, बहुत मजेदार, तुम्हें एक नए तरीके से स्टोरी पता चलेगी। भारत शासन अधिनियम बुढ़िया ने कानून बनवा दिया ब्रिटिश संसद से 1858 का। इस कानून में बुढ़िया ने यह बोला कि अब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो होता है खत्म। अब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो शासन नहीं करेगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला लिया गया, एक एक स्टाफ को वापस बुलाया कि बोला सालो तुम्हारे बस की बात नहीं है रूल करना, तुम वापस आओ भाई, तुमने तो कांड करवा दिया, 8 लाख लोग मरवा दिए। अब 8 लाख लोग जो मरे हैं उनके परिवार कितने बड़े हैं, और वो परिवार हमसे नफरत करते हैं आज के टाइम में। हमारा तो हिंदुस्तान पे आगे का जो शासन है वो तुमने खतरे में डाल दिया, तो भाई तुम्हें अब शासन करने का राइट नहीं है, ठीक है? पीडीएफ आप सबको मिल जाएगी, डोंट वरी, पीडीएफ तुम्हारे साथ शेयर कर दी जाएगी, बिल्कुल टेंशन मत लो, बस पढ़ाई पे फोकस करो, अभी कोई नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इस भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू खत्म कर दिया गया, और रानी ने सारी की सारी सत्ता हिंदुस्तान की अपने हाथ में ले ली। रानी ने बोला, क्वीन विक्टोरिया ने बोला, अब से हिंदुस्तान पर शासन करूंगी मैं, ब्रिटिश क्राउन, यानी जो भी ब्रिटिश राजा या रानी होगा वो अब से हिंदुस्तान का शासन संभालेगा। पर एक बात बताओ, क्या यह पॉसिबल है कि रानी हजारों किलोमीटर दूर इंग्लैंड में बैठे बैठे हिंदुस्तान पर शासन कर सकती है? नहीं कर सकती, पॉसिबल नहीं है। तो रानी ने बोला, बिल्कुल टॉपिक वाइज जा रहे हैं बेटा, टॉपिक वाइज जा रहे हैं, ध्यान से देखो, मैंने अभी बोला ना 1885 से 1910 के बीच के सारे फैक्ट्स कवर कर रहे हैं, ठीक है? तो रानी ने बोला कि भाई ऐसा है, मैं शासन करूंगी, पर मैं ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं इंग्लैंड पर भी शासन करूं, सेम टाइम पे मैं इंडिया पर भी शासन करूं, मतलब मैं एक टाइम पे 2 जगह तो नहीं हो सकती, वो भी हजारों किलोमीटर दूर। तो मेरे बिहाफ पर, ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पर, मैं एक बंदे को अपॉइंट कर रही हूं जो हिंदुस्तान में ही रहेगा और हिंदुस्तान के लोगों पर शासन करेगा। तो ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पर वायसरॉय, ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पर वायसरॉय ऑफ इंडिया, भारत का जो वायसरॉय है वो शासन करेगा भारत में रहकर, ठीक है? हर 4-5 साल में एक वायसरॉय नियुक्त किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, और वो शासन करके आएगा।
तो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? वायसरॉय ऑफ इंडिया। ध्यान से देखो बेटा, उसके बाद देखो रानी ने यह भी बोला कि मैं वायसरॉय के डायरेक्ट टच में नहीं रहूंगी, मैं डायरेक्ट टच में नहीं रहूंगी, हम दोनों के बीच में एक पोस्ट और होगी। रानी ने एक नई पोस्ट क्रिएट की इसी एक्ट के थ्रू, इसी कानून के तहत। उसे बोला गया सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, भारत का राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट यानी भारत का राज्य सचिव। अब तुम बोलोगे सर ये क्या पोस्ट है, इसका क्या काम है? तो बेटा इसका काम यह है, ध्यान से देखो, वायसरॉय ऑफ इंडिया तो हिंदुस्तान में रहेगा, ब्रिटिश क्राउन जो है वो इंग्लैंड में रहेगा या रहेगी, और ये जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट राज्य सचिव है ये भी इंग्लैंड में रहेगा। पर ब्रिटिश क्राउन को अगर कोई काम करवाना है हिंदुस्तान में तो वो सीधे वायसरॉय को नहीं बोलेगा या नहीं बोलेगी, वो किसको बोलेगी? अब ध्यान से सुनो, रानी या राजा बोलेगा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को कि भैया ऐसा है, हिंदुस्तान के वायसरॉय को बोलो कि यह काम करवाना है हिंदुस्तान में। ये फिर इसको मैसेज पास कर देगा। फिर वायसरॉय जब भी उस काम को पूरा कर देगा तो वो मैसेज देगा राज्य सचिव को, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को, कि साहब काम पूरा हो गया है, क्वीन को या राजा साहब को खबर पहुंचा दो। तो ये राजा साहब को खबर पहुंचा देगा। यानी ब्रिटिश क्राउन और वायसरॉय के बीच में एक लिंक का काम कर रहा था, एक ब्रिज का काम कर रहा था, एक पुल का काम कर रहा था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनो बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म किया, ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित किया और दो नई पोस्ट बनाई, वायसरॉय ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और ब्रिटिश क्राउन। अब इन दोनों के हिसाब से, इन दोनों के साथ मिलकर शासन करेगा हिंदुस्तान पर, और यही हुआ। अब क्या होता है, रानी ने, ध्यान से सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, टॉपिक वाइज, हर बैच में टॉपिक वाइज ही जा रहा है, यहां पर भी टॉपिक वाइज ही जाएगा, ठीक है? ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास क्या सीन है कि भाई रानी ने बोल दिया यहां पर कि भाई अब मैं शासन करूंगी इन दोनों के बिहाफ पर, या यही मान के चलो कि रानी के बिहाफ पर ये दोनों शासन करेंगे। पर अब यह है कि तीन शासक हो गए हैं हिंदुस्तान के, एक हिंदुस्तान में रहेगा, एक ब्रिटेन में रहेगा पर वो बीच का शासक है, और एक जो सबसे ऊपरी शासक है वो है राजा या रानी। अब रानी ने बोला कि जिस बंदे ने इस रिवोल्ट को सप्रेस किया है वो है लॉर्ड कैनिंग। ध्यान से देखो बेटा, लॉर्ड कैनिंग जो है वो इंसान है जिसने 1857 के विद्रोह को दबाया। यानी ये तो बेचारा आया ही 1856 में था और 1857 में संग्राम हो गया, तो इसकी तो कोई गलती नहीं है, ठीक है? बेचारा तो खैर मैंने इसको ज्यादा प्यार या ज्यादा लाड दे दिया, पर बेचारा तो नहीं है, पर यह है कि इसकी गलती नहीं है 57 के संग्राम में। इससे पहले एक था लॉर्ड डलहौजी, वो ससुरा कमीना आदमी था, 1848 से 56 तक रहा वो भारत का गवर्नर जनरल कंपनी की तरफ से। ब्रिटिश क्राउन का तो रूल ही नहीं है इस टाइम पे, कंपनी का शासन है, तो कंपनी के शासन की तरफ से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहा 1848 से 1856 के बीच में डलहौजी। इस डलहौजी ने पूरी की पूरी ऐसी तैसी की है हिंदुस्तान की जनता की। और 1856 में जब डलहौजी चला गया तो लॉर्ड कैनिंग आया, जैसे ही आया 1857 में विद्रोह हो गया और इसने तो विद्रोह को दबाया, इसकी कोई गलती नहीं है। तो रानी इससे इतनी खुश है कि यार इसकी कोई गलती नहीं और इसने विद्रोह दबा दिया, तो इसको बोला तू ही बनेगा पहला वायसरॉय। तो याद रखना 1857 के संग्राम के बाद और भारत शासन अधिनियम 1858 के बाद जो लॉर्ड कैनिंग है वो बना हमारे भारत का वायसरॉय ऑफ इंडिया, पहला वायसरॉय। अब इसके बाद क्या होता है, रानी ने इन सबको क्या बोला, ध्यान से सुनना। रानी ने लॉर्ड कैनिंग को बोला कि भाई देख, तू ही आखिरी गवर्नर जनरल भारत का, तुझे ही हम पहला वायसरॉय बना रहे हैं, गलती मत करना। तेरे को मैं हिदायत दे रही हूं कि हिंदुस्तान में जब तक तू है या तेरे बाद भी जो वायसरॉय आएंगे सबको यह हिदायत है कि अब हिंदुस्तान की जनता जो हमसे पूरा भरोसा खो चुकी है, जनता का भरोसा हमारे ऊपर से उठ चुका है, तो हमें उनका भरोसा जीतना पड़ेगा, जिस वजह से जनता ने विद्रोह किया है, उस वजहों को खत्म करना पड़ेगा और उनके भलाई के बारे में काम करने पड़ेंगे। तो रानी ने साफ साफ बोला अब ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे कि वापस से रिवोल्ट हो, विद्रोह हो, वरना इस बार तो बच गए किसी तरीके से, अगली बार सच में बोरिया बिस्तर बन जाएगा और हिंदुस्तान से हमारी छुट्टी हो जाएगी। तो अब किसी भी तरह से हिंदुस्तान में तुम लोग रहो और
हिंदुस्तान के लोगों का भरोसा जीतो। भाई अब हिंदुस्तान के लोगों का भरोसा कैसे जीता जाएगा? उस जमाने में जो जो कमियां थी उन कमियों को सुधार दो, जनता को फायदा होगा, जनता का भरोसा वापस आ जाएगा। तो अब अंग्रेजों ने क्या किया? उस जमाने में अंग्रेजों ने शुरू कर दिए सामाजिक भलाई के काम, सामाजिक सुधार इन्होंने शुरू कर दिए, यानी सोशल रिफॉर्म, समाज को सुधारने का काम कर दिए। शिक्षा में सुधार लेके आने की कोशिश की। हालांकि शिक्षा में सुधार इनके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क ही किया है। शिक्षा में सुधार किया, उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा आर्थिक रूप से भी हमें राहत देने की कोशिश की, टैक्सेस में थोड़ी कमी की, आर्थिक रूप से भी इन्होंने हमें थोड़ी सी राहत दी। यानी बेसिक बात है, शिक्षा, समाज और हमारे इकोनॉमी को इन्होंने सुधारने की कोशिश की। और धीरे धीरे कितना टाइम लगा? 1858 से लेकर 1858 से इन्होंने ये सुधार काम चालू किए हैं। 1858 से 1885 में पहुंच गए हम लोग। अब ध्यान से देखो, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो आराम से होगा। 1858 से 1885 में इन्होंने दबा के सुधार कार्यक्रम किए हैं। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। अब देखो बेटा, ध्यान से देखो। तुम लोग बेवजह के कमेंट कर रहे हो, खामा मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो बेटा, है ना? ध्यान से देखो, फिर तुम बोलोगे सर तो कमेंट सेक्शन पे ध्यान भी नहीं देते। ऐसे सेक्शन पे कैसे ध्यान दें? पढ़ाई नहीं हो पाएगी खामा। देखो तो क्या होता है कि 1858 से 1885 यहां पर इन्होंने सुधार कार्यक्रम किए। पर 30% जो पॉपुलेशन है, 30% जो पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, वो इनके सुधारों से सेटिस्फाई नहीं हुई। बाकी 70% जो जनसंख्या है वो गरीब थी। तो वो मान गई कि यार इस बार के जो अंग्रेज हैं, 1858 के बाद के, इस कानून के बाद के जो अंग्रेज आए हैं, कंपनी के बाद के जो अंग्रेज आए हैं, तो बहुत बढ़िया आदमी है, ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये तो अगर ऐसे ही काम करते रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करें। यानी इन 1858 से 1885 के बीच में 70% जनसंख्या फिर से भरोसा करने लगी इनके ऊपर। पर जो 30% पढ़े लिखे लोग हैं वो इनसे अभी भी सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सारे के सारे सुधार कार्यक्रम कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहे हैं यहां हिंदुस्तान में रहने के लिए, ताकि इनकी रोटी रोजी बची रहे। ये सिर्फ नाटक कर रहे हैं ताकि इनकी इमेज सही हो जाए, इमेज क्लीन हो जाए। अब तुम बोलोगे सर ये 30% लोग कौन है? बेटा ये 30% लोग हैं पढ़े लिखे लोग। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अरे भाई ध्यान से देखो। अब हमारे यहां पर 30% लोग पढ़े लिखे लोग हैं। 30% पढ़े लिखे जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हुए हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, जो एलीट क्लास है, उच्च वर्ग के लोग हैं, जिनके पास पैसे की कमी नहीं, जिनके परिवार में सामाजिक सुधार की कोई जरूरत नहीं, शिक्षा की कोई सुधार नहीं। भाई एक बात बताओ, जिनका परिवार उच्च वर्ग का है उनमें कुरीतियां नहीं है, कोई ऐसी बेकार की रिचुअल्स नहीं है समाज में। दूसरा, जो पढ़े लिखे हैं तो पढ़ लिख के इतने आ गए कि हिंदुस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं। यानी अंग्रेजों के जो सुधार हैं वो उच्च वर्ग के लिए है ही नहीं, तो वो सेटिस्फाई क्यों होंगे? उच्च वर्ग को तो वो देना चाहिए ना। देखो अंग्रेजों को वो देना पड़ेगा उच्च वर्ग को जो उनके पास नहीं है। भाई आपने 70% जनसंख्या को वो दे दिया जो उनके पास नहीं है। समाज में सुधार, शिक्षा में सुधार, है ना, उनके टैक्सेस कम कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अमीर जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको तो वो चीज देनी पड़ेगी जो उनके पास नहीं है। तो ये अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा है। और 1885 में उस वक्त हमारा जो वायसरॉय था, जिसको ये दिक्कत हो रही कि भाई मैं करूं क्या, इस एलीट क्लास को कैसे काबू में करूं, इस उच्च वर्ग को कैसे काबू में करूं, क्योंकि ये 30% जनसंख्या हमारे 70% जो हमने काबू में किया ना जनसंख्या, उसके ऊपर पानी फेर सकती है। 30% उनको कन्विंस कर सकते हैं कि भैया ये तो अपनी इमेज क्लीन करने आए हैं, तुम क्यों इनके चक्कर में पड़ रहे हो, क्यों इनके ऊपर भरोसा जता रहे हो? तुम्हारे 8 लाख भाइयों को मारा है इन्होंने, है ना भाई? ये 30% कन्विंस कर सकते हैं 70% को। अंग्रेजों की ऐसी तैसी कर सकते हैं 30%। इसीलिए लॉर्ड डफरिन की भैया लुप हो रही है, लॉर्ड डफरिन की लुप हो रही है कि कहीं ये 30% हमारे 70% की जो मेहनत है उसको खराब ना करते हैं, तो इस 30% को भी काबू करो किसी तरीके से, कुछ ऐसा करो इनके लिए ये भी हमारे गुणगान करने लगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल। तो लॉर्ड डफरिन जो है ये 1884 से बच्चों, ये 1884 से 1888 तक ये हमारा वॉइसरॉय रहा। अब 1885 की बात है, 1884-85 में लॉर्ड डफरिन को टेंशन हो रही कि भाई कैसे इस 30% को हम मनाएं, क्या दें इनको, क्या नहीं है इनके पास, ये तो ससुरे सब कुछ है इनके पास, पैसा दौलत सब कुछ है, क्या करें इनके लिए।
तब जब लॉर्ड डफरिन को कुछ समझ में नहीं आया तो लॉर्ड डफरिन ने बुलाया एक बहुत ही मंझे हुए सिविल सर्वेंट को, एक बहुत ही सिविल सर्वेंट को। ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखो, तुम्हारे डाउट्स के लिए मैं लास्ट के 10 मिनट रखूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी पढ़ लो, बस अभी पढ़ लो, ठीक है। लास्ट के 10 मिनट पूरी तरीके से तुम्हारे लिए। अब देखो यहां पर ये है लॉर्ड डफरिन, ये लॉर्ड डफरिन है, ये A.O. ह्यूम है वो सिविल सर्वेंट। तो इस बंदे ने पता किया कि यार ये जो A.O. ह्यूम है रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, सिविल सेवक, इसकी हिंदुस्तानियों के साथ बढ़िया बनती थी, ये उच्च वर्ग के लोगों के दर्द को समझता है। तो इसने लॉर्ड डफरिन ने जो वायसरॉय है इसने इनको बुलाया कि बोला भाई आओ भाई इनको कैसे सेट करें, ये जो 30% पढ़े लिखे लोग हैं इनको कैसे सेट करें, ये तो हमारी मुसीबत बन जाएंगे। तो ये क्या बोल रहा है, बोला देखो सर इनको बनाओ नेता, तब मानेंगे ये। मतलब ये जो एलीट क्लास के लोग हैं इनके पास पैसा है, शिक्षा है, इनके साथ कोई कुरीतियां नहीं हो रही, सब कुछ ठीक है इनका, इनको वो चीज दो जो इनके पास नहीं है, इनको दो पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट, राजनीतिक तरक्की, इन्हें अपने बराबर की जगह दो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, तब जाके ये मानेंगे कि आपने कुछ इनके लिए किया है। बोला ठीक है भाई, इसने ये बोला कि अगर तेरे को इतना समझ में आ रहा है तो तू ही ऐसा कुछ कर, तू ही ऐसा कुछ कर कि इनको पॉलिटिक्स में ला और उसके बाद ये शांत हो जाएं। तब A.O. ह्यूम ने उन्हीं 15-20 जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हीं हिंदुस्तान के 15-20 जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनमें 12 के नाम हम अभी देखेंगे, उनको कन्विंस करना चालू किया कि देखो अंग्रेज सरकार तुम्हारे लिए क्या कर रही है, तुम्हारे पास पढ़ाई लिखाई है, तुम्हारे पास सब कुछ है, हम सब समझते हैं, तुम्हारे पास जो नहीं है वो हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। अब इसने बंदे ने उनको कन्विंस किया, ये 12 लोग हैं, देखो ये 12 लोग हैं भाई, इनको कन्विंस किया, इन 12 लोगों को, वैसे तो थे और भी ज्यादा पर ये कुछ फेमस 12 लोग हैं, इन 12 लोगों को कन्विंस किया कि भाई देखो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया चीज लेके आया हूं, तुम हमसे सेटिस्फाइड नहीं हो हमें मालूम है, पर अब ये बात सुनने के बाद तुम सेटिस्फाई हो जाओगे। हमने डिसाइड किया है कि आज तक जो चीज हमने नहीं की वो हम करेंगे आप लोगों के साथ, यानी हिंदुस्तान के लोगों की आवाज बनने जा रहे हो आप पढ़े लिखे लोग। आज तक हिंदुस्तान की कोई आवाज नहीं है, हिंदुस्तान की जनता की जो भी समस्याएं हैं उनको उठाने की कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो इसीलिए हम आपको वो प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। आप ऐसा करो, हम आप लोगों के साथ मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं, एक पॉलिटिकल संस्था बनाना चाहते हैं, राजनीतिक संस्था बनाना चाहते हैं, और इसका हम नाम रखेंगे बच्चों, इसका हम नाम रखेंगे INU, इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का शुरुआती नाम क्या था, इंडियन नेशनल यूनियन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से कि इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था शुरुआत में, ठीक है, जब ये प्लान कर रहे हैं। तो इन 12 लोगों को बोला कि देखो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता जो है इंडियन नेशनल यूनियन, जो कि आप लोग मिलकर बनाओगे हमारे साथ, उसको अपनी सारी दिक्कतें बताए, हिंदुस्तान की जनता अपनी सारी दिक्कतें आपको बताए, आप उन दिक्कतों को ऐसा करना वायसरॉय तक पहुंचा देना। वायसरॉय को जो भी उन दिक्कतों में से ऐसी दिक्कत लगेगी जिसको सॉल्व किया जा सकता है, वायसरॉय डायरेक्टली उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल देगा। हो गई बात खत्म, वहां जनता भी खुश, आप भी खुश और हम भी खुश। यानी ये क्या बनाना चाह रहे हैं, एक ऐसा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म कि हिंदुस्तान की जनता इस प्लेटफॉर्म को, इन पढ़े लिखे लोगों को अपनी प्रॉब्लम बताए, ये पढ़े लिखे लोग उस प्रॉब्लम को फॉरवर्ड कर दें वायसरॉय के पास, और वायसरॉय डायरेक्टली इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दे। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, अब हमारे पास इंडियन नेशनल यूनियन का आइडिया आ गया। अब इन सारे 12 लोगों ने, अब मैं इनके नाम बताता हूं तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। देखो ये जो 12 लोग हैं बच्चों, ये हैं अपने दादा भाई नौरोजी। ये कौन है बच्चों, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ये PDF तुम्हारे पास आएगी, टेंशन मत लो, क्लास के जस्ट बाद आएगी, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद ये है बच्चों अपने गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हैं ये, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। उसके बाद ये है बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, आगे भी इनका जिक्र आएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो, हम अभी ये जो कंटेंट में कर रहा हूं, ये जो स्टोरी में कवर कर रहा हूं, इसके बेसिस पे अगले 5-6 क्वेश्चंस हो जाएंगे, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यही मेहनत हो रही है बस। बदरुद्दीन तैयब जी, इसके बाद इनका नाम है फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, ये फिरोज शाह मेहता है।
यह है पंडित मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू को एस्टैब्लिश इन्होंने किया था, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो ये एक इंपॉर्टेंट आदमी हो गए। उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद यहां पर है महादेव गोविंद रानाडे, है ना, महादेव गोविंद रानाडे, इन्हें जस्टिस रानाडे भी बोलते हैं, जज साहब थे ये। फिर ये हैं, अपने ध्यान से देखो, ये हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिर ये हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद ये है बच्चों आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। और उसके बाद ये है रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त, आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त। उसके बाद ये हैं अपने दिनशा वाचा, दिनशा वाचा। और ये हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के फाउंडर, द हिंदू न्यूज़पेपर के फाउंडर जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर। इस तरह से इन 12 लोगों के साथ मिलकर एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन बना डाली। अभी आईएनसी नहीं बनी है, इंडियन नेशनल यूनियन। और कब बनाई बेटा, ध्यान से सुनना, ये इन्होंने प्लान कर लिया है बनाने का मई 1885 में, मई 1885 में, मई 1885 में ये प्लान कर लिया है कि हम इंडियन नेशनल यूनियन बना रहे हैं। या ये कहो कि तुम कि बना ली है, मई 1885 में बना ली है, बस इसकी पहली बैठक होगी दिसंबर में, 28 दिसंबर 1885 को। तो मई 1885 में, मई 1885 में हमारी इंडियन नेशनल यूनियन बन चुकी है। अभी इंडियन नेशनल यूनियन है, भारतीय राष्ट्रीय संघ है। अब देखो क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, अब इंडियन नेशनल यूनियन तो बन गई और पूरा का पूरा क्रेडिट किसको जाता है, एओ ह्यूम को, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को, क्योंकि इसी ने उन 12-13 पढ़े लिखे लोगों के साथ मिलकर इसको एस्टैब्लिश किया है मई 1885 में। अब क्या होता है, इस इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक होती है। भाई अगर ये पार्टी बनी है तो इसकी पहली बैठक भी होगी, पहला अधिवेशन भी होगा, पहला सेशन भी होगा। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो मई 1885 में, मई 1885 में यहां पर ध्यान से देखो कि आईएनयू बन चुकी है और 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में हमारी आईएनसी का पहला सेशन होता है, फर्स्ट सेशन, पहली बैठक, पहला अधिवेशन कहां होता है, होता है मुंबई में, उस जमाने के बॉम्बे में, बॉम्बे बोलते थे उस जमाने में, पर इट वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट पूना। ये होने वाला कहां था, ये शेड्यूल किया गया था कि पूना में होगा, पूना में होगा। उस जमाने में पूना कहो पुणे कहो एक ही बात है। तो पूना में होने वाला था 28 दिसंबर 1885 को, पर यह हुआ कहां पर, बॉम्बे में। पूना में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम में पता चला, जब दिसंबर का महीना था उसी टाइम पे पूना में फैल गया प्लेग, चूहों से फैलने वाली कंटेजियस डिजीज, चूहों से फैलने वाली संक्रमणकारी बीमारी। तो तभी एकदम से चेंज किया जगह कि पूना नहीं, अब ऐसा करते बॉम्बे में करते, वरना सब लोग बीमार पड़ जाएंगे, बड़े बड़े सीनियर लीडर्स हैं और बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी। तो बॉम्बे में एग्जैक्टली कहां पर हुई यह बैठक, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। अच्छा, उस जमाने में कॉलेज इसलिए बोल रहे हैं, ये स्कूल, पर वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में, पश्चिमी शिक्षा जो व्यवस्था है उसमें स्कूल को भी कॉलेज बोल देते हैं ससुरे ये, ठीक है। तो तेजपाल गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, तो उस जमाने के काफी बड़े सेठ हुआ करते थे गोकुलदास तेजपाल, तो उन्होंने कई अस्पताल, कई कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह बनवाए थे। तो एक स्कूल था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, इसी में बैठक हुई है 28 दिसंबर 1885 को। आईएनसी का ये हो गया हमारा फर्स्ट सेशन, फर्स्ट बैठक, फर्स्ट मीटिंग, आईएनसी का फर्स्ट सेशन। और एक चीज और मैं बता दूं, इस फर्स्ट सेशन के जो चेयरमैन थे, जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट कह लो, अध्यक्ष कह लो, चेयरमैन कह लो, वो थे अपने व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन है बच्चों,
व्योमेश चंद्र बनर्जी। और एक चीज याद रखना, कोई भी इस तरह की बात मत करना कि सर हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही तरह के जो एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको कंटेंट जैसे वो चाहते हैं वैसे मिले। क्योंकि अगर मैं हिंदी इंग्लिश लगातार लिखता रहूंगा साथ साथ तो उससे टाइम बहुत खराब होगा। तो इतनी हिंदी इंग्लिश तो आती है यार, नाम को हिंदी इंग्लिश में क्या लिखना, एक ही है वो, तो कोई मतलब थोड़ी है उसका अलग। तो देखो, आईएनसी का फर्स्ट सेशन पहली बैठक अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बॉम्बे में हुई गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 28 दिसंबर को। और एक चीज याद रखना, इस सेशन में, इस पहले सेशन में 72 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। भाई 72 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। और याद रखना, तुम बोलोगे सर एओ ह्यूम का क्या हुआ पहली बैठक में, वो क्या बना? तो बेटा एओ ह्यूम जो है ये बना जनरल सेक्रेटरी। मैं ये सारे जो कंटेंट तुम्हें बता रहा हूं ना, ये भी आगे क्वेश्चंस आ जाएंगे तुम्हारे ऑलरेडी जो पूछे हुए एग्जाम में, इसीलिए जो अभी हम यहां पे पढ़ रहे हैं साथ साथ याद करते चलो। जनरल सेक्रेटरी, ठीक है भाई, ये क्या बना पहले सेशन का, जनरल सेक्रेटरी बन गया, प्रेसिडेंट बन गया व्योमेश चंद्र बनर्जी। और एक चीज और बताता हूं, इस सेशन में इन सब ने, पढ़े लिखे लोगों ने और कुछ अंग्रेज भी हैं, इन लोगों ने मिलकर क्या डिसाइड किया मैं आपको बताता हूं। इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार देखो अब इंडियन नेशनल यूनियन तो बनी गई है, तो अब ऐसा करते हैं कि हर साल एक सेशन रखा करेंगे, हर साल एक बैठक होगी, वो भी साल के एंड में। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इतने इतने डिटेल में पढ़ रहे हैं हम लोग कि तुम्हारे आगे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो यहां पर इन्होंने बोला कि यार साल के एंड में एक बैठक रखा करेंगे और उस बैठक में डिसाइड किया करेंगे, उस बैठक में डिसाइड किया करेंगे कि क्या काम हमने एक साल में किया है और क्या काम हम आने वाले साल में करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी एक साल में जो काम किया है, एक साल में जो काम किया है उसका एनालिसिस करेंगे कि ससुरा हमने क्या अचीव किया और क्या हमें अगले साल अचीव करना है, उसका टारगेट भी सेट कर लेंगे। इस तरह से इन्होंने डिसाइड किया। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो 28 दिसंबर 1885 है ना, जब पहला सेशन बॉम्बे में हुआ, इसी टाइम पर हमारे दादा भाई नौरोजी ने बोला, दादा भाई नौरोजी ने बोला कि भाई जो तुमने ये नाम रखा है ना, इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ, ये नाम बहुत ही घटिया है। खुल के बोल दिया इन्होंने। दादा भाई नौरोजी क्या बोल रहे हैं कि यार ये कोई नाम हुआ इंडियन नेशनल यूनियन? साला इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है रीजनल लेवल पर, क्षेत्रीय इलाके में, तुम ये घटिया सा नाम लेके इतनी बड़ी पार्टी बना रहे हो। बोला नाम चेंज करो, कुछ ऐसा नाम सोचो जो ट्रेंडिंग में हो, जो ट्रेंड में हो। तो उस टाइम पे एक नया शब्द निकल के आया था यूनियन की जगह कांग्रेस। कांग्रेस उस वक्त ट्रेंड कर रहा था और कांग्रेस का मतलब ही वही है जो यूनियन का है, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, कांग्रेस। और ये जो शब्द है ये निकल के आया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिकी संविधान से, ठीक है भाई, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ये वर्ड निकल के आया, अमेरिका के संविधान से निकल के आया। और फिर दादा भाई नौरोजी के रिकमेंडेशन पर, इनकी सिफारिश पर, इसी दिन ये नाम चेंज हो गया आईएनयू से और ये नाम हो गया बच्चों इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये दादा भाई नौरोजी के कहने पे हुआ है। कांग्रेस शब्द का मतलब है लोगों का समूह और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक चीज मैं आपको बता दूं यहां पर, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये इतना डिटेल में शायद कोई बढ़ाए आपको। अगर तुमसे पूछ ले कि सर आपने वो 12 नाम बताए और आपने बोला कि सारे लोग जो हैं पहले सेशन में प्रेजेंट थे, पर मैं आपको बता दूं पहले सेशन में 72 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, इनमें वो 12 में से 11 लोग भी आए हुए हैं, पर एक इंसान नहीं आया उन 12 में से। वो कौन सा इंसान है? वो कौन सा इंसान है जो एब्सेंट है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा इंसान एब्सेंट है। तो मैं आपको बता दूं एब्सेंट कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये पहले सेशन में आए नहीं, ये पहले सेशन में आए नहीं क्योंकि इनकी मजबूरी थी। इन्होंने, और ध्यान से देखो, इन्होंने और आनंद मोहन बोस ने मिलकर 1883 में एक अपनी छोटी पार्टी बनाई थी बंगाल में ही, उसका नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस नहीं, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये इन्होंने एक छोटी सी पार्टी बनाई थी 1883 में। तो जिस टाइम पर ये जो कांग्रेस का सेशन चल रहा है ना बॉम्बे वाला, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, सेम टाइम पर, सेम डेट पर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी सेशन चल रहा था 1885 का, पर कहां पर? कोलकाता में। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी सेशन चल रहा था कोलकाता में 1885 वाला। और
दोनों दोनों जो लोगों ने ये पार्टी स्टैब्लिश की, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अब उन दोनों का होना वहां पे भी जरूरी है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में, बॉम्बे वाले में। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि आनंद मोहन बोस ये वाला अटेंड कर लेंगे, बॉम्बे वाला, मैं अपनी पार्टी वाला अटेंड कर लेता हूं। ठीक है, इसीलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी यहां पर एब्सेंट थे, क्योंकि वो कोलकाता में थे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी मीटिंग में। सबको इतना समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो बेटा, सभी लोग रिस्पॉन्ड करो, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि देखो इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, और जहां जरूरत है मैं बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं, जहां पे जरूरत है मैं बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं बेटा। ठीक है, देखो फास्ट कर दूंगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, सेशन में बने रहो, मजा आएगा। सारे क्वेश्चन करके फिर तुम्हें 5-7 मिनट 10 मिनट दूंगा भी, ताकि तुम्हारे जो भी डाउट हो वो भी क्लियर कर दूं। अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास हमें पता चल गया पहले सेशन के चेयरमैन कौन, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलो ठीक है, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखो, हमने कंटेंट पढ़ लिया, अब देखो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो सारे के सारे। वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? सभी लोग रिस्पॉन्ड करो बेटा। अब तुम्हें मालूम है कहां हुआ है, बॉम्बे में। और बॉम्बे में कहां पर? गोपाल दास, गोपाल नहीं, गोकुल दास, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। अब तुम्हें मालूम है। और कितने मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया? 72 ने, है ना। चेयरमैन कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन नहीं आया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सब मालूम है तुम्हें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब तुम्हें मालूम है बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में यह सेशन हुआ है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहां पर एक क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड द सेफ्टी वॉल्व थ्योरी एंड ओपाइंड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अ प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेन ऑफ लॉर्ड डफरिन? निम्नलिखित में से किसने सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का प्रयोग किया और कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और यह बोला किसने है? यह बोला है बच्चों लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय की एक किताब आई थी 1916 में। ये इन्होंने उस टाइम पे नहीं बोला जब कांग्रेस बनी है, कांग्रेस तो बन गई 1885 में। 1916 में लाला लाजपत राय ने अपनी एक बुक लिखी, यंग इंडिया। कौन सी किताब लिखी भाई लोग? यंग इंडिया। यंग इंडिया नाम की बुक में इन्होंने ये लिखा कि भाई ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसको इसीलिए बनाया गया ताकि जो हमारे 30% पढ़े लिखे लोग हैं उनके गुस्से को, उनके डिसकंटेंट को दबाया जा सके। क्योंकि वो इतने गुस्से में थे, क्योंकि उनको अंग्रेजों का पूरा सिस्टम समझ में आ गया था कि ये रिफॉर्म्स, सुधार जो कर रहे हैं आम जनता के लिए, वो सिर्फ अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए कर रहे हैं। तो लाला लाजपत राय क्या बोल रहे हैं? बोला ये अपनी इमेज क्लीन करने के लिए सब कुछ कर रहे थे, 30% लोगों को पता चल गया था। तो अब ये उनके गुस्से को शांत करने के लिए इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है। इनका कोई इरादा नहीं था कि हिंदुस्तान की जनता के लिए कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाए और उस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के द्वारा उनकी प्रॉब्लम्स का समाधान निकाले। ऐसा इनका कोई इरादा नहीं था। इनको मजबूरी में करना पड़ा ताकि ये उन बढ़ते 30% जो लोग हैं उनके बढ़ते हुए गुस्से को शांत कर सके। यानी एक सेफ्टी वॉल्व का काम क्या है? सेफ्टी वॉल्व का काम है ये जो प्रेशर है, प्रेशर को कम करना। तो यहां पर सेफ्टी वॉल्व का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि जो हिंदुस्तान के 30% लोग हैं उनका जो गुस्सा है जो बढ़ता जा रहा है उसको रोकना। तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, ये सिद्धांत दिया गया है लाला लाजपत राय के द्वारा 1916 में उनकी किताब यंग इंडिया में। और इसने बोला था, लाला लाजपत राय ने बोला था, इन्होंने बोला था कि भाई ये सारा का सारा खेल A.O. ह्यूम से ज्यादा लॉर्ड डफरिन का है। तो ये याद रखना, लाला लाजपत राय ने ये बात कही थी। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ, ये तो तुम बता सकते हो, ये वाला सेशन अटेंड करो जल्दी से। बिल्कुल ध्यान से देखो। नहीं बेटा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है। When was the first session of Indian National Congress held? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? अब तो बता दो जल्दी से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, दिसंबर 1885। और तुम्हें तो अब डेट भी मालूम है भाई, 28 दिसंबर 1885। और पूना की जगह बॉम्बे में हुआ। पहले पूना में होने वाला था पर पूना में फैल गया प्लेग। अब देखो, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तुम खुद देखो कहां कितनी बार पूछा गया। देखो ये सेम क्वेश्चन देखो, मैं लिख के लाया हूं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तुम सब जानते हो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, व्योमेश चंद्र बनर्जी। मतलब तुम देख रहे हो, एक बार कंटेंट ढंग से पढ़ लो, ससुरे क्वेश्चन यूं निकलते हैं फिर, ठीक है, इसलिए वो शुरू में करवाया ताकि लगातार क्वेश्चन हो जाएं। उसके बाद देखो, ये है व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना, इनकी इमेज देखी हमने। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी बने हमारे बॉम्बे सेशन के 1885 के बॉम्बे सेशन के हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है बेटा, ये है व्योमेश चंद्र बनर्जी। और तुम सबको मालूम है पहले सेशन में 72 मेंबर्स आए थे और एक जो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी वो नहीं आ पाए थे क्योंकि वो अपनी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का कलकत्ता अधिवेशन अटेंड कर रहे थे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महासचिव कौन था? मैंने तुम्हें बताया था, प्रेसिडेंट अगर व्योमेश चंद्र बनर्जी थे तो कौन था जनरल सेक्रेटरी? जल्दी बताओ, मैंने तुम्हें अभी बताया भाई, कंटेंट में बताया है। बिल्कुल सी है, AOU। मैंने बताया था ना कि पहले सेशन में, बिल्कुल पहले सेशन में हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी बने प्रेसिडेंट, तो जनरल सेक्रेटरी बना AOU। तुम्हें हर सेशन के जनरल सेक्रेटरी को नहीं पता करना, सिर्फ AOU का ही नाम पता रखना क्योंकि ये पहला जनरल सेक्रेटरी था। ये है जनरल सेक्रेटरी AOU, अच्छे से इसकी इमेज देख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर चीजें थोड़ी सी तुम्हें बताता हूं। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मैं यहीं पर अभी कंटेंट फिर से दे देता हूं और फिर तुम आगे के क्वेश्चन को करके देखना। बिल्कुल तुम जवाब दे रहे हो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी। मैं आपको बताता हूं भाई, 1885 का जो सेशन है वो तो बॉम्बे में हुआ। देखो आईएनसी के साथ क्या सीन था, इन्होंने डिसाइड किया था कि हर साल के एंड में सेशन रखेंगे, अलग जगह पर अलग प्रेसिडेंट होगा, ताकि अलग प्रेसिडेंट होगा तो उसके नए आइडियाज हर साल आते रहेंगे। देखो अलग प्रेसिडेंट, अलग जगह, अलग आइडियाज, ताकि हर जगह के लोगों की डिमांड्स पूरी होती रहे। मतलब जहां हम सेशन रखेंगे वहां के लोगों से पूछेंगे भाई क्या दिक्कत है, और उसके बाद फिर वाइसरॉय को वो सारी प्रॉब्लम्स भेज देंगे, वाइसरॉय उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल देगा। तो अलग जगह, अलग प्रेसिडेंट, ठीक है, ये सब रखने का एक पर्टिकुलर उद्देश्य था। तो 1885 में बॉम्बे में सेशन हुआ, ठीक है, और WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी अपने प्रेसिडेंट बने। मैं यहीं पे बता देता हूं, तुम्हारा यहीं खेल हो जाएगा पूरा। देखो 1886 में सेशन हुआ कैलकाटा में। ज्यादा सेशंस याद नहीं रखने, जितने बता रहा हूं उतने ही। कैलकाटा में, कलकत्ता में हुआ, और इस टाइम पे थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है बच्चों, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद 1887 में सेशन हुआ मद्रास में बच्चों। कहां पर? मद्रास, यानी आज का चेन्नई, मद्रास मतलब आज का चेन्नई। और इसके चेयरमैन है बदरुद्दीन तैयब जी। ये है भैया बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखना, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने। पर तुम्हें यह कहां पता था कि कौन से सेशन के? तो बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं वो बने हैं मुस्लिम प्रेसिडेंट पहले आईएनसी के मद्रास सेशन 1887 के, ठीक है भाई, ध्यान से देखो। फिर 1888 में देखो, बस ये और देखो, 1888 में इलाहाबाद में सेशन हुआ। कहां हुआ? इलाहाबाद। अच्छा, जब हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो इलाहाबाद ही पढ़ना, तुम यहां मत करेक्ट करने लग जाना सर प्रयागराज बोलो, सर प्रयागराज बोलो। हिस्ट्री में जिस टाइम पे जो नाम है वही पढ़ा जाएगा। 1888 में इलाहाबाद में सेशन होता है और पहला ब्रिटिश प्रेसिडेंट बनता है यहां पर। भाई पहला देखो, पहला प्रेसिडेंट WC बनर्जी, दूसरा प्रेसिडेंट एक पारसी है, दादा भाई नौरोजी एक पारसी। अगर तुमसे पूछ ले पहला पारसी प्रेसिडेंट आईएनसी के सेशन का, तो दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता सेशन 1886। पहला मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी, मद्रास 1887। पहला अंग्रेज अध्यक्ष इलाहाबाद सेशन 1888, जॉर्ज यूल। अब तुम देखो बेटा, यहां पर यह क्वेश्चन तो तुमने कर दिया, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये है बदरुद्दीन तैयब जी। सेशन हुआ है मद्रास में। सेशन कहां हुआ? ये मद्रास है, तमिलनाडु में। आज इसे चेन्नई बोलते हैं, उस जमाने में मद्रास बोलते थे, है ना। तो ये मद्रास में सेशन हुआ। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? अब बताओ, अब बताओ, मालूम है तुम लोगों को? बिल्कुल जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल, बिल्कुल जॉर्ज यूल, है ना। और कौन से सेशन के थे? नाम लिख के बताओ कौन से सेशन के थे। अभी पढ़ा हम लोगों ने, ये तो बता दिया जॉर्ज यूल। कौन से सेशन? मतलब ईयर बताओ और जगह बताओ, ईयर और जगह बताओ बेटा, ईयर और जगह बताओ। कौन से ईयर में? बिल्कुल 88 में, 88 में, बिल्कुल 1888 में। कहां पर? इलाहाबाद। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो जॉर्ज यूल 1888 में इलाहाबाद। देख रहे हो, एक बार कंटेंट पढ़ो और जो भी पीछे के पूछे हुए क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर देखो, बढ़िया हो रहे हैं। ये है जॉर्ज यूल, शक्ल देख लो भाई इसकी। ये है जॉर्ज यूल और ये है यहां पर अपना इलाहाबाद, जिसे आज बोलते हैं, आज बोलते हैं प्रयागराज। इलाहाबाद का सेशन 1888 का, ठीक है, जॉर्ज यूल। ये है जॉर्ज यूल बेटा, ठीक है। ससुरे की दाढ़ी भी लंबी सी जा रही है देखो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुम्हारे लिए दूसरी एक कहानी है, जबरदस्त कहानी। दूसरी एक कहानी है बिल्कुल बिल्कुल एलशिव। देखो ध्यान से, अबे एलशिव है कि एल्विश है? देखो ध्यान से। ये व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपन? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? सब जानते हो, सब जानते हो, मुझे पता है, तुम्हारे कमेंट सेक्शन में दिख रहा है मुझे। 1905 में। पर क्या इसकी कहानी तुम जानते हो? देखो बेटा, अब कहानी करनी है, कहानी करनी है तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। देखो सेशन जो है जनरली 1.5 घंटे का होगा अपना, ठीक है, 1.5 घंटे का सेशन होना चाहिए। तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। क्लास हमारी 15 मिनट लेट शुरू हुई है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सेशन ऐसे ही चलते रहे भाई, कहीं कोई अटकेबाजी ना हो। सेशन बहुत जबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? अब मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूं। होता क्या है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, है ना भाई, आईएनसी बनी। और 1885 से लेकर बेटा ध्यान से देखो 1900 तक, 1900 तक, ये मान के चलो 1900 तक हमारी इस इंडियन नेशनल कांग्रेस में जितने भी वो 12-13 लोग थे, उन्हीं का दबदबा था। और वो जितने भी 12-13 लोग हैं बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत शांत लोग हैं, शांत लोग हैं। इसी वजह से उन्हें बोलते हैं नरम दल के नेता, इंग्लिश में बोलते हैं मॉडरेट्स। क्या बोलते हैं बेटा? नरम दल के नेता यानी मॉडरेट्स। अब ध्यान से सुनना, 1885 से लेके 1900 के बीच में, 1900 के बीच में जिन भी नेताओं ने हमारी कांग्रेस पे दबदबा बनाए रखा वो थे मॉडरेट्स यानी नरम दल के नेता, जिसमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी, मदन मोहन मालवीय, जो भी नाम हमने वहां पे 12 नाम पढ़े, वो सब यहां पर हैं नरम दल के नेता। नरम दल के इसलिए बोल रहा हूं, मॉडरेट्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन लोगों को जैसे ही आईएनसी मिली ना, जैसे एओयू ने आईएनसी बना के दी इनको, ये लोग बिल्कुल एहसान तले दब गए बेचारे उनके। इनको लगा यार अंग्रेजों ने हमारे लिए क्या कर दिया, ये मतलब हमें एकदम से राजनीतिक तरक्की दे दी, हमें एकदम से अपने बराबर कंसीडर कर लिया, हमें हिंदुस्तान की जनता की आवाज बना दिया। ये इतने एहसान तले दब गए कि अब इन्होंने डिसाइड किया कि देखो यार, हर साल एनुअल सेशन रखेंगे, वार्षिक अधिवेशन रखेंगे, हर साल जो भी साल हमने काम किया है, पूरे साल भर जो काम किया उसको एनालाइज करेंगे, कितना काम हुआ, अगले साल का जो टारगेट है उसे सेट कर लेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी हमें जनता के पास से, हम उसे फॉरवर्ड कर देंगे वाइसरॉय के पास। मैं तुम्हें बता रहा हूं 1885 से 1900 तक ऑन एन एवरेज 10 डिमांड मान के चलो तुम साल की, कि 10 डिमांड ये भेजते थे वाइसरॉय के पास ऑन एन एवरेज। 15 साल में कितनी हो गई होंगी? 150 डिमांड। भाई 150 में से इन 15 सालों में मैं आपको बता रहा हूं गिनती की 2 से 3 डिमांड्स को फुलफिल किया अंग्रेजों ने। ये अंग्रेज इतने कमीने थे कि इनको जब लगा कि भाई ये हमारे खिलाफ जाने वाले हैं तो आईएनसी बना दी और इनको अपने अंडर में ले लिया। और उसके बाद जब आईएनसी बन गई है, जब ये इनके एहसान तले दब गए अंग्रेजों के, तब इनको पूछ भी नहीं रहे। दिक्कत यह है कि तब इनको पूछ भी नहीं रहे। अब सीन क्या है? अब सीन क्या है बेटा, ध्यान से देखो। यही बात कि हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस और उनके लीडर्स की इज्जत क्यों नहीं है, इन 15 सालों में सिर्फ 2-3 डिमांड से क्यों पूरी हुई है, ये बातें खाई जा रही हैं हमारे यंगस्टर्स को। हमारे बंगाल के जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात खाई जा रही है, उनको ये बात खाई जा रही है कि भाई 1885 से 1900 हो गया और सिर्फ 2-3 डिमांड्स पूरी हुई हैं। इन अंग्रेजों ने हमारी आईएनसी को बना के क्यों रखा है? फिर हमारे इन लीडर्स को ये डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं? हमारे इतने सीनियर लीडर्स हैं,
इनकी डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं? और इनका तो मानना यह था भाई, देखो नरम दल के नेताओं की बात तो यह है कि इनका यह मानना था कि देखो अगर कोई डिमांड कभी अंग्रेज पूरी नहीं भी करे तो हम दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं मानेंगे दोबारा तिबारा करेंगे, नहीं करेंगे चौबारा करेंगे, पर हम कभी भी बोल्ड डिसीजन नहीं लेंगे, कभी भी उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, कभी भी उनके साथ स्ट्रिक्ट नहीं होंगे। समझ में आ रही भी बात? ध्यान से सुनो। अब सीन क्या है? अब सीन यह है कि हमारे यंगस्टर्स बड़े परेशान हो रहे हैं, बंगाल के कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स बड़े परेशान हो रहे हैं कि यार हमारे मॉडरेट्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और जब मैं बंगाल बोलता हूं बेटा, उस जमाने का 1905 से पहले का बंगाल देखो, 1905 से पहले का बंगाल देखो, आज का बिहार, ये बिहार है, आज का झारखंड, आज का उड़ीसा, ये उड़ीसा है, आज का वेस्ट बंगाल, आज का बांग्लादेश और आज का पूरा नॉर्थ ईस्ट, इसे बोलते थे बंगाल। ठीक है, जिसमें आज के टाइम में बांग्लादेश भी आ गया, और पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक साथ बोलते थे उस जमाने में असम। बाद में असम के ही टुकड़े हुए और अलग अलग स्टेट्स बने, अलग अलग राज्य बने, तो ये हो गया पूरा असम। तो इतने सारे इलाके को मिला के बोल रहे हैं बंगाल, और बंगाल की राजधानी है, बंगाल की राजधानी है कलकत्ता, कैलकटा, इंग्लिश में कैलकटा, हिंदी में कलकत्ता। तो कलकत्ता के, देखो कलकत्ता इनकी राजधानी है, पूरे बंगाल की राजधानी भी कलकत्ता और पूरे देश की उस वक्त की राजधानी कलकत्ता। अंग्रेजों का जो वायसरॉय है वो यहीं बैठा हुआ है कलकत्ता में, कलकत्ता में बैठता था वायसरॉय, पहले दिल्ली राजधानी नहीं थी, कलकत्ता थी। तो कलकत्ता में बैठा हुआ है एक बहुत ही कमीना आदमी, मैं खुल के बोल रहा हूं, बहुत ही कमीना आदमी, लॉर्ड कर्जन का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, लॉर्ड कर्जन। ध्यान से देखो, इसका तुम्हें असली चेहरा पता चलेगा भी। लॉर्ड कर्जन ये हमारा 1899 से 1899 से 1905 तक हमारा वायसरॉय था। अब क्या हुआ, 1901 1902 के आसपास हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को बात खाई जा रही है कि कब हमारी आईएनसी को एक तरह से सही पहचान मिलेगी, कब हमारे आईएनसी के नेताओं को इज्जत मिलेगी, हमारे उन नेताओं की डिमांड्स को पूरा नहीं किया जा रहा है। वो बेचारे हर साल 10 डिमांड्स भेज रहे हैं और ये साले 15 साल में गिनती की 2-3 डिमांड्स पूरी कर रहे हैं। आईएनसी बना के रखी क्यों? क्यों नाटक मचाया इस तरह का? परेशान है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को लग रहा है कि इन अंग्रेजों को टॉनिक की जरूरत है, इनको डोज देना पड़ेगा। समझ रहे हो भाई? इन अंग्रेजों को 1857 के बाद से डोज नहीं मिला है। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो। अब ओए गाली गलौच नहीं करनी, ओए ये अंग्रेजों को गाली क्यों दे रहे हो? गाली सिर्फ मैं दूंगा, ठीक है? तुम तो कतई अलग लेवल पे चले जाते हो, ये नहीं करना। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। तुम तो कतई इमोशनल हो रहे हो भाई, इतना इमोशनल नहीं होना। देखो ध्यान से, तो यहां पर क्या हो रहा है, तो लॉर्ड कर्जन को गाली दे रहा है, बताओ। झोपड़ी वाले बोल रहा है उनको, झोपड़ी वाले बोल रहा है, झोपड़ी वाले बोलो यार, लिटरली गाली नहीं देनी है। देखो यहां पे, तो लॉर्ड कर्जन जो है, ये बंदा, इसको पता चला कि कलकत्ता के आसपास जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो जो हैं बहुत ज्यादा हंगामा करने की सोच रहे हैं, इसको पता चल गया। इसने क्या किया, 1903 में, इस लॉर्ड कर्जन ने 1903 में जब इसको खबर लगी कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स कुछ हंगामा करने की सोच रहे हैं, तो 1903 में इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को खबर पहुंचाई कि भाई देखो मेरा टेन्योर खराब होने वाला है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स कुछ हंगामा करने की सोच रहे हैं, या तो तुम मुझे अपने हिसाब से डील करने दो, कल को ये मत बोल देना कि बंगाल में कांड करवा के आया तू, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। अगर कल को कोई बात हुई तो मुझे पूरा फ्री हैंड छोड़ दो, ताकि मैं अपने हिसाब से डिसाइड कर सकूं कि बंगाल का क्या करना है और बंगाल के यंगस्टर्स का क्या करना है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला साले तेरे को जो करना है तू कर, पर अगर बंगाल में हंगामा हुआ तो तेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो लॉर्ड कर्जन को पता चल गया कि भाई अब ऐसा है, अपने हिसाब से करना है काम। तो लॉर्ड, अब देखो ध्यान से, ठीक है, अच्छा मैं लॉर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आदत पड़ी हुई है बोलने की, वरना ससुरे ये कर्जन बोलने लायक भी नहीं है। जो एक बच्चा बोल रहा था ना सर ये झोपड़ी वाले हैं, ये झोपड़ी वाले ही हैं। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो बेटा, अब देखो, नहीं नहीं कोई बफरिंग नहीं हो रही है, अपने लेवल पे थोड़ा इंटरनेट देखो, आज इंटरनेट बढ़िया चल रहा है। अब देखो ध्यान से, नहीं नहीं बढ़िया चल रहा है सेशन। देखो तो क्या होता है कि अब ये अपना 1903 में इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बता दिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी इसको फ्री हैंड छोड़ दिया, बोला तेरे को जो करना है कर। इस बंदे ने अब वेट किया कि अगर यंगस्टर्स कुछ हंगामा करते हैं तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। पर हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो भी ससुरे थोड़े से ढीले हैं, वो भी थोड़े ढीले हैं। ध्यान से देखो,
ध्यान से देखो, थोड़े ढीले हैं। वो क्या कर रहे हैं, 1903 में प्लान कर रहे हैं कि इनको डोज देना पड़ेगा, इनको डोज देना पड़ेगा। इन ससुरों को 1857 में डोज मिला था, इस बार डोज देना। ये ससुरे भी डोज देते 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 1905 ले आए, डोज ही नहीं दिया इन्होंने। 1905 में आके हमारे यंगस्टर्स को लगा कि भाई ये तो जाने वाला है, अब इसके जाते जाते कांड करेंगे, इसको टॉनिक देना है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक आधी सेकंड के लिए कोई बफरिंग हो रही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं यार, इतना तो मैनेज करो यार। ऑनलाइन चीजें हैं, टेक्निकल ग्लिच हल्का फुल्का हो जाता है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, साउंड आना जरूरी है, साउंड आना जरूरी है, क्योंकि हमारी कहानी चल रही है। ध्यान से देखो बेटा, अब ध्यान से देखो। अब सीन क्या है कि 1905 में यंगस्टर्स बहुत सीरियस, और कर्जन का जाने का टाइम आ रहा है। तो कर्जन को लगा अब तो मेरा जाने का टाइम आ गया, अब कहां कुछ होने वाला है। तभी इसको पता चला कि यंगस्टर्स तो इस साल बहुत सीरियस हैं और कुछ बड़ा हंगामा करने वाले हैं कलकत्ता में, क्योंकि सारे के सारे जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो कलकत्ता के आसपास ही हैं। कॉलेज भी आसपास, कलकत्ता के आसपास, कॉलेज कलकत्ता में ही है, राजधानी भी यही है। तो लॉर्ड कर्जन की अब हो रही है भैया लुप, अब लुप हो रही कि जाते जाते कांड ना कर दे ससुरे, मेरे करियर की बैंड बजा देंगे ये। तो लॉर्ड कर्जन को लगा भाई कुछ ना कुछ अब करना पड़ेगा। इसको पता चल गया कि ये स्टूडेंट्स जो हैं एक आंदोलन करना चाह रहे हैं, अब आप देख लो क्या करना है, और आपके जाने से पहले करेंगे। तो इसने बोला ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूंगा। इस बंदे ने क्या किया, जुलाई में, बेटा ध्यान से देखो, 20 जुलाई 1905 को इसने डिक्लेयर कर दिया, 20 जुलाई 1905 को इसने डिक्लेयर कर दिया कि बंगाल का विभाजन होगा, बंगाल का पार्टीशन होगा। बेटा बंगाल का पार्टीशन होगा, बंगाल का विभाजन होगा। और इसने रीजन क्या दिया जनता को कि बंगाल जो है बहुत बड़ा प्रोविंस है, बहुत बड़ा प्रांत है, बंगाल जो है बहुत बड़ा प्रांत है, और कलकत्ता से इतने बड़े प्रांत पर हम लोग शासन नहीं कर पा रहे। ये ससुरे इसी कलकत्ता से थोड़े टाइम पहले पूरे हिंदुस्तान पे शासन कर रहे थे। अब ये क्या बोल रहा है कि पूरे बंगाल पे शासन करने में दिक्कत आ रही है। हमें ऐसा लगता है साहब कि ये जो कलकत्ता है ये पश्चिम बंगाल की तरफ है, तो पश्चिम बंगाल में तो विकास ज्यादा हो रहा है क्योंकि राजधानी पश्चिम बंगाल में है, और ईस्ट बंगाल जो थोड़ा पहाड़ी इलाका है और थोड़ा गरीब इलाका है वहां पर तो ग्रोथ ही नहीं हो रही है। तो हम सोच रहे हैं कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए, बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, और हम सोच रहे हैं कि बंगाल को डिवाइड करके पश्चिम बंगाल बना दें, यानी वेस्ट बंगाल बना दें, और इधर हम ये ईस्ट बंगाल बना दें, और पश्चिम बंगाल की तो राजधानी कलकत्ता रह ही जाएगी, और ईस्ट बंगाल की राजधानी हम बना देंगे ढाका, ढाका बना देंगे। ठीक है भाई, ढाका को, और ढाका भी बोलना नहीं आता था ससुरे को, डक्का डक्का करते रहते थे। क्या बोलते थे, डक्का, DACCA, डक्का करते रहते थे। अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो, जो बंगाली में लिख रहे हैं यार, तुम देखो तुम्हारा ही जज्बा है ये, तुमने बैंड बजा दी अंग्रेजों की, तो बंगाली कम थोड़ी है, जबरदस्त तरीके से बैंड बजाई इन्होंने। तो ध्यान से देखो, अब यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पर लॉर्ड कर्जन ने यह डिक्लेयर कर दिया कि बंगाल का विभाजन हो रहा है। और बंगाल का विभाजन क्यों हो रहा है, क्योंकि ईस्ट बंगाल में ग्रोथ नहीं हो रही है, क्योंकि कैपिटल पश्चिम बंगाल में है। तो ईस्ट बंगाल में हम ग्रोथ चाहते हैं, इसलिए इसको अलग बना रहे हैं, इसको अलग बना रहे हैं। इधर तो ग्रोथ हो ही जाएगी, फिर जब इसको अलग राजधानी बना देंगे तो इसकी भी ग्रोथ हो जाएगी, ये इसने बोल दिया। पर एक्चुअल रीजन क्या था, एक्चुअल रीजन ये था कि पश्चिम बंगाल में ज्यादातर लोग हिंदू थे, पूर्वी बंगाल में, ईस्ट बंगाल में ज्यादातर लोग बंगाली यानी मुस्लिम्स थे, बंगाली नहीं मुस्लिम्स थे। इधर हिंदू हैं, इधर मुस्लिम्स हैं, बीच में से डिवाइड कर दिया, यानी ये बनाना चाहते थे कम्युनल गल्फ। लॉर्ड कर्जन ने फूट डालने की कोशिश की और फूट डाल भी दी, और वो सक्सेसफुल भी हो गया। उसने बंगाल का पार्टीशन कर दिया, 20 जुलाई को उसने डिक्लेयर किया बेटा, और 16 अक्टूबर को बंगाल को डिवाइड कर दिया गया, बंगाल को डिवाइड कर दिया 16 अक्टूबर को, यह कह के कि ईस्ट बंगाल में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है। पर हमारे जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, अब उनको समझ में आ गया कि यह पार्टीशन क्यों हुआ है। और एक चीज और बताऊं, 1905 तक हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत जबरदस्त थी, हम सब हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ रहते थे यूनिटी बना के। 1905 में जब इन्होंने बंगाल का पार्टीशन भी किया ना, तो जो भी हमारे कॉलेज गोइंग यंगस्टर्स थे जिसमें हिंदू मुस्लिम शामिल थे, उन सबको समझ में आ गया कि इन्होंने हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश की है। पर जैसे ही हमारे यंगस्टर्स को यह पता चला कि पार्टीशन हो गया है, हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश की है, वहीं से शुरू हो गया
वहीं से शुरू हो गया स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। बिल्कुल यहीं से हिंदू मुस्लिम चालू हुआ है, यहीं से, अंग्रेजों की वजह से। तो यहीं पे शुरू हो गया, बंगाल के पार्टीशन की वजह से, बंगाल के विभाजन की वजह से स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट शुरू हुआ बच्चों, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट शुरू हुआ। और इस स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कूद पड़ी इन यंगस्टर्स के साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कूद पड़ी। इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी अपने इन अंग्रेजों का चेहरा समझ में आ गया और उन्होंने भी पूरी जान लगा दी स्टूडेंट्स के साथ कि भाई अब इन अंग्रेजों को हम नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस भी शामिल हो गई। अब देखो स्वदेशी मूवमेंट में हमने किया क्या, स्वदेशी मूवमेंट में हम लोगों ने अपने देश में बनी हुई चीजों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो कि बहुत कम बनती थी। जैसे सबसे ज्यादा फोकस किया हम लोगों ने, हमने खादी पर। हमारे यहां पे अंग्रेजों के बनाए हुए सस्ते कॉटन के कपड़े पहने जाते थे क्योंकि हमारे यहां थोड़ा सा ह्यूमिड क्लाइमेट है ना, थोड़ा मानसूनी क्लाइमेट है तो ह्यूमिडिटी रहती है। तो बेटा हुआ क्या कि हम लोगों ने सस्ते कॉटन के कपड़े, कॉटन भी ससुरे हमारे यहीं से लेके जाते थे, कपास भी यहीं से लेके जाते थे, सस्ता कपास लेके जाते। अपने वहां इनका औद्योगिकरण तो चल ही रहा था, इंडस्ट्रीज इन्होंने सेटअप कर ली थी। वहां से एक जैसे 100 रुपए का कपास लेके गए, 100 रुपए का कपास लेके गए, 200 रुपए का कपड़ा बनाया, 600 में आके बेच रहे हैं। मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम्हें, 100 रुपए का कपास लेके गए, 200 में कपड़ा बना लिया और 600 में आके हम ही चिपका रहे हैं, हमारा ही माल हम ही को चिपका रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब से इनके कॉटन के कपड़े नहीं पहनेंगे, हम पहनेंगे खादी के कपड़े। खादी का कपड़ा थोड़ा मोटा होता है और थोड़ा महंगा होता था, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था, पर देशभक्ति इतनी है कि इन्होंने हमारे बंगाल को बांटा कैसे। अब तो चाहे चला मतलब जमीन बिक जाए हम खादी ही पहनेंगे। लोगों ने इतना जबरदस्त तरीके से खादी को प्रमोट किया। तो स्वदेशी मूवमेंट में हमने खादी पर फोकस किया, अपने देश में बनी हुई चीज पर। और बॉयकॉट में तो हमने पता नहीं क्या क्या बॉयकॉट कर दिया इनका। हमने इनके स्कूल्स और कॉलेजेस में जाना बंद कर दिया, इनके स्कूल्स और कॉलेजेस से हमारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन्स विड्रॉ कर लिए। हमने इनकी जो कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, वहां पर जाना हमारे वकीलों ने बंद कर दिया, प्रैक्टिस करनी बंद कर दी। इनकी जो सिविल सर्विसेज हैं वहां से हमारे लोगों ने अपना एक तरीके से रेजिग्नेशन देना शुरू कर दिया। ठीक है, इस्तीफा दे दिया। इनकी पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया, इनके अकाउंटेंट और क्लर्क की जो नौकरी है वहां से इस्तीफा दे दिया। इनके जो कॉटन के कपड़े ये जो हमें चिपका रहे थे उनमें हमने आग लगा दी, बॉन फायर कंडक्ट की। इनको हमने टैक्स पे करना बंद कर दिया। इनकी जो शराब की दुकानें थी वहां पर हमने की है बच्चों पिकेटिंग। पिकेटिंग एक वर्ड है, ध्यान से देखो, पिकेटिंग मतलब शराब की दुकान के आगे धरना देना ताकि सेल रुक जाए, ताकि बिक्री रुक जाए। ये सारा काम हमने किया इनको बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए। और ये साल भर चला है ये बच्चों, साल भर चला है। 1905 से चालू हुआ, 1906 तक रहा ये सब चलता रहा। और हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों ने देखो क्या बढ़िया चीज की है। यहां पे ध्यान से देखो बेटा, क्या बढ़िया चीज हुई है कि यहां पर हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को राखी बांधी ताकि अंग्रेजों को यह मैसेज जाए कि सालो तुम हमें कितना भी तोड़ने की कोशिश कर लो, हम आपस में भाई हैं, हम तुमसे नहीं टूटेंगे, हमारी यूनिटी को तुम ब्रेक नहीं कर सकते, हमारी एकता को तुम तोड़ नहीं सकते। हिंदू मुस्लिम भाइयों ने आपस में राखी बांधी उस अपने बॉन्ड को दिखाने के लिए। पर एक चीज मैं आपको बताऊं, इस पूरे मूवमेंट के दौरान 2 गाने, 2 पोएम्स इतनी फेमस हो गई कि वो पूरे बंगाल के जो लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर किसी की जुबान पर। जैसे एक तो थी वंदे मातरम। वंदे मातरम जो संस्कृत कविता है, वंदे मातरम हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तुम सब जानते हो बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय एक ही बात है। इन्होंने ये लिखी थी 1875 में, वंदे मातरम यानी वी प्रेज आवर मदरलैंड इंडिया, यानी भारत माता की जय, हम हमारी भारत माता की वंदना करते हैं, वंदे मातरम। और उस टाइम पे एक गाना और फेमस हुआ जो गुरुदेव ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमारे गुरुदेव ने एक और कविता लिखी है, अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला, जो भी हमारे बंगाली भाई इस सेशन में जुड़े हुए हैं उनको सबको मतलब समझ में आता होगा ये। अमार सोनार बांग्ला, हमारा सुनहरा बंगाल, हमारा गोल्डन बंगाल, यानी हमारा सुनहरे बंगाल की ऐसी तैसी कर दी अंग्रेजों ने, लॉर्ड कर्जन ने। ये ससुरा करके भाग गया, ये ससुरा करके भाग गया यहां से कांड। तो अमार सोनार बांग्ला वॉज रिटन बाई रविंद्रनाथ टैगोर। और आज के टाइम में अमार सोनार बांग्ला इज अ नेशनल एंथम ऑफ
बांग्लादेश। अमार सोनार बांग्ला इज द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश आज के टाइम में। और उसके बाद देखो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, ये भी वॉर क्राई बन गया। जब भी कोई ऐसा गाना फेमस हो जाए ना किसी आंदोलन में तो उसे बोलते हैं इंग्लिश में वॉर क्राई। वॉर क्राई यानी उस आंदोलन से जुड़ा हुआ ऐसा गाना, ऐसा गीत जो हर जगह फेमस हो रखा है, हर लोग गा रहे हैं उसको। तो ये पूरा मूवमेंट हुआ। और इस चीज में क्या होता है अब मैं तुम्हें बताता हूं। अंग्रेजों ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई इस पूरे आंदोलन के दौरान। अंग्रेजों ने बोला कि भाई देखो हिंदुस्तानी अभी बहुत गुस्से में है, बिल्कुल भी रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी रिटेलिएट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी अपना संयम खोने की जरूरत नहीं है, चुपचाप पड़े रहो। अगर तुमने जरा सा भी रिएक्ट किया तो हिंदुस्तानियों को लगेगा कि हमें तकलीफ हो रही है इसलिए हम रिएक्ट कर रहे हैं। अगर उन्हें लगा कि हमें तकलीफ हो रही है तो ये ससुरे हमें और तकलीफ देंगे, इसलिए चुपचाप सहते रहो जो हो रहा है। अपने आप शांत हो जाएंगे, अपने आप ये मूवमेंट बंद हो जाएगा। और वही हुआ 1 साल बाद 1906 में। यानी 1 साल तक जब अंग्रेजों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, सहते रहे सब कुछ, ऑटोमेटिकली मूवमेंट सप्रेस हो गया भाई। क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि यार इन अंग्रेजों को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा साला, हम मूवमेंट कर क्यों रहे हैं, हम घर बार छोड़ के मूवमेंट में लगे हुए हैं और अंग्रेजों को साला चूं तक नहीं रेंग रही है, इनके पूरे के पूरे इनकी आत्मा पे कुछ नहीं हो रहा है, तो मतलब भाई मूवमेंट का कोई फायदा नहीं है। तो धीरे धीरे लोग जो है इस मूवमेंट को खत्म करने लगे और ये मूवमेंट सप्रेस हो गया। अब देखो पूरे साल भर उन्होंने रिएक्ट तो नहीं किया, पर ससुरे कोने में जाके कहीं रो रहे होंगे, हे भगवान इस मूवमेंट को बंद करवाओ भगवान। समझ रहे हो भाई, कोने में जाके रो रहे होंगे ये, पर रिएक्ट दिखाया नहीं इन्होंने कि ये रो रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो। तो इस तरीके से साल भर बाद जब अंग्रेजों को लगा कि अब ये शांत हो गए, तब अंग्रेजों का दिमाग घुमा कि भाई अब इनको नहीं छोड़ेंगे हम, अब इनको नहीं छोड़ेंगे। अब ये जिन्होंने ये मूवमेंट चलाया है, इसलिए चलाया है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्यों तोड़ दी हमने, इसलिए चलाया ना कि हमने हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्यों तोड़ दी। अब इस हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थोड़ी सी भी बची हुई है इसे भी खत्म कर देंगे हम। और तब अंग्रेजों ने क्या किया, इस बांग्लादेश के, आज के बांग्लादेश यानी उस जमाने के पूर्वी बंगाल के कुछ मुस्लिम भाइयों को भड़का दिया। और वो मुस्लिम भाई थे हमारे कट्टर मुसलमान। 4 लोग हैं। ढाका में उन 4 लोगों ने मिलके अंग्रेजों की बातों में आके एक नई पार्टी बना दी 1906 में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और यही पार्टी जो है हमारे देश के विभाजन का कारण बनती है आगे जाके। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल देखो, बिल्कुल ये देखो, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे इमोशंस निकल के आते हैं कि यार कितने अत्याचार हुए हैं। कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड मतलब लिटरली यूज नहीं करेगा। तुम झोपड़ी वाले बोलो, ठीक है, तुम मदरबोर्ड बोलो, तुम पैंचोर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, पर गलत वर्ड नहीं भाई। क्लास की डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए, बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास यहां पर यह समझ में आ गया कि हमारे 4 मुस्लिम भाई जो हैं, जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा ये मान के चलो कि उनकी चलती थी यार पूर्वी बंगाल में, उनको इन्होंने भड़का दिया। और 1906 में अंग्रेजों ने अपनी पूरी भड़ास निकाल दी मुस्लिम लीग बनवाकर। कैसे भड़काया, इनको मालूम है कि पूर्वी बंगाल के जो मुसलमान हैं और अब पश्चिमी बंगाल के जो हिंदू हैं, इनके बीच में फूट तो पड़ी चुकी। भाई एक बात बताओ यार, एरिया डिवाइड हो गया ना, तो आप लोग एरिया डिवाइड रहने के बाद कब तक एक होकर रहोगे? सीधी सी बात है, ये तो आज के टाइम में भी होता है। अगर एक परिवार में, जैसे हम लोग, जैसे मान लो हमारे चाचा ताऊ हैं, हमारे पिताजी हैं, चाचा ताऊ हैं, जब तक दादाजी हैं, दादी हैं, तब तक पूरी फैमिली बहुत प्यार प्रेम से रहती है। दादाजी के जाते ही, दादी जी के जाते ही जमीन का बंटवारा होता है और तीनों चारों परिवार अलग हो जाते हैं, फिर अपने अपने काम से मतलब रखते हैं, वो यूनिटी खत्म। सेम चीज तो यहां पर हो रही है भाई, एरिया बट गया। मुसलमान बोल रहे हैं यार अब हमें हिंदुओं से क्या मतलब, हम अपना देखते हैं। हिंदू बोल रहे हैं हमें यार मुसलमानों से क्या दिक्कत है, छोड़ो इनको, छोड़ो हम अपना देखते हैं। हो गई, फूट पड़ गई। जब एरिया डिवाइड हो गया तो अपने ऊपर फोकस करेंगे, अब ये यूनिटी खत्म। जो चाहते थे अंग्रेज वही हुआ। और यहां पर वो जो 4 हमारे मुस्लिम लीडर्स हैं पूर्वी बंगाल के, उन्होंने जो रही कुसी जो अपनी वो यूनिटी थी उसको और खत्म कर दिया। ये कौन है, ध्यान से देखो बेटा। 1906 में अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग के, मतलब उन मुसलमान लोगों को बोला, अभी मुस्लिम लीग बनाएंगे, पहले वो देखो उसने अंग्रेजों ने बोला क्या, इन हमारे कट्टर मुसलमानों को, ध्यान से सुनो। और बिल्कुल भी देखो एक चीज याद रखना, मॉडर्न हिस्ट्री में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो भी कांड किए वो बहुत गलत है और उनको एनसीईआरटी में क्रिटिसाइज किया गया है, हम भी क्रिटिसाइज करेंगे। पर आप क्योंकि
आप समझदार लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, आपको न्यूट्रल रहने की जरूरत है। कमेंट सेक्शन में किसी भी तरह की उल्टी सीधी बातें नहीं होंगी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर भाई भाड़ में जाए क्लास, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, किसी और से पढ़ना फिर। ठीक है भाई, सीधी बात है, क्योंकि आपको वो डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ेगी यार। आपसी ये सब नहीं करना, उल्टी सीधी हरकत। आराम से पढ़ो, समझो, चीजों को एनालाइज करना है हमें। ठीक है, पढ़े लिखे लोग यार, गंवार थोड़ी हम लोग। 1906 में अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने भड़काया उन मुसलमानों को कि भाई ये आईएनसी जो है ये हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है। ये बोलती हो आईएनसी कि हम पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बुद्ध हो, सबको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं है, तुम खुद सोचो, आईएनसी में ज्यादातर लोग कौन है? अब वो चारों बोल रहे हैं मुस्लिम है। बोला कहां है मुस्लिम? मुस्लिम तो है ही नहीं। बोला मुस्लिम भी तो है। बोला मुस्लिम तो 4 हैं गिनती के। भाई बहुत कम है मुस्लिम, पूरे के पूरे हिंदू हैं। बोला अच्छा फिर? बोला तो ये हिंदुओं की पार्टी हुई ना, तुम्हारी कैसे हुई? और जब सारे के सारे ज्यादातर लोग हिंदू हैं तो हिंदुओं का ही तो भला सोचेगी वो पार्टी। तो तुम सोचो, तुम अगर कोई ऐसी पार्टी बना सको जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हो, तुम किसी को और को एंट्री ना दो, तो तुम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर सकते हो, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और भाई कल को, अब अंग्रेज बोल रहे थे, देखो कितना भड़का रहे हैं, अगर कल को हम तुम्हें आजादी देके जाएंगे और अगर एक ही पार्टी होगी आईएनसी, तो हमें तो सारी पावर उसी को देके जानी पड़ेगी। और आईएनसी में ज्यादातर हिंदू हैं, तो ज्यादातर जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पोस्ट हैं, राजनीतिक पद हैं, वो किसके पास जाएंगे? ज्यादातर हिंदुओं के पास। और फिर ये तुम्हारा शोषण करेंगे। भड़का दिया भाई, हमारे मुस्लिम भाइयों को भड़का दिया, और हमारे वो पूर्वी बंगाल के जो मुस्लिम भाई हैं वो भड़क भी गए। बोले यार बात तो सही बोल रहे हैं अंग्रेज, हमें तो आईएनसी के पैरेलल एक नई पार्टी बनानी पड़ेगी जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी हो, कि जब भी देश में ये पावर ट्रांसफर हो, जब भी अंग्रेज हमें पावर ट्रांसफर करके जाएं, तो अंग्रेजों के पास भी 2 ऑप्शंस हों, आईएनसी, मुस्लिम लीग, ताकि पावर 2 जगह बराबर डिवाइड हो, ताकि मुसलमानों को भी राजनीतिक अधिकार मिले। तो मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए मुस्लिम लीग बन गई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई 1906 में, और ये बनी है ढाका में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई और ये बनी है ढाका में, याद रखना 1906 में ढाका। और 4 लोगों ने जिन्होंने बनाई है, मैं उनके नाम बता देता हूं, ध्यान से देखो बेटा, जिन्होंने बनाई है उनके नाम देखो। एक का नाम है आगा खां, आगा खां, ये पहला प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग का, पहला अध्यक्ष है आगा खां। और उसके बाद दूसरा है नवाब सलीमुल्लाह खां, नवाब सलीमुल्लाह खां, ये ढाका का नवाब था, नवाब सलीमुल्लाह खां। ठीक है, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा बच्चों। अब जो हमने कंटेंट कवर किया है इसके बेसिस पे सवाल हो जाएंगे पूरे के पूरे। देखो नवाब सलीमुल्लाह खां, उसके बाद है हमारे पास, नवाब सलीमुल्लाह खां के बाद हमारे पास है नवाब मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क। और फिर एक नाम है नवाब वकार उल मुल्क, वकार उल मुल्क। यानी 2 तो उल मुल्क वाले नाम हैं और 2 खां वाले नाम हैं, आगा खां, सलीमुल्लाह खां, मोहसिन उल मुल्क, वकार उल मुल्क। ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो बेटा, देखो ध्यान से, बस अब सेशन खत्म होने वाला है, सेशन खत्म होने वाला है। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब यहां पर देखो, अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन, विच वायसरॉय ऑर्डर्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? 1905 में किस वायसरॉय ने बंगाल के विभाजन का आदेश दिया? अब तो तुम जानते हो, जवाब दो जल्दी से, किसने आदेश दिया? जल्दी बताओ, किसने ऑर्डर दिया है? किसने ऑर्डर दिया है? बिल्कुल, लॉर्ड कर्जन। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब सवाल होते जाएंगे। लॉर्ड कर्जन, ये है लॉर्ड कर्जन, वो देखो शक्ल से भी लग रहा है कमीना आदमी है। ये है लॉर्ड कर्जन, साला कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लॉर्ड वॉर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। ये है ससुरा कर्जन, ठीक है, कर्जन। चलो अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई लाल बाल पाल? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? अभी हमने बस एक ही आंदोलन पढ़ा है और वो आंदोलन है स्वदेशी मूवमेंट। और ध्यान से सुनो, इस मूवमेंट में आईएनसी तो थी ही, यंगस्टर्स तो थे ही, साथ ही साथ मॉडरेट्स के अपोजिट, नरम दल के अपोजिट
कांग्रेस में एक दूसरा सेक्शन भी था, गरम दल के नेता, जो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव थे, बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले थे। इनका तो यह मानना था कि ये अंग्रेज जो हैं लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। कहां हमारे ये सीनियर्स इनसे बातचीत करते रहते हैं, कहां इनके हाथ पैर जोड़ते रहते हैं कि हमारी डिमांड पूरी कर दो, डिमांड पूरी कर दो। बोला इनके तो टॉनिक देना चाहिए अंग्रेजों को। तो ये लाल स्टैंड्स फॉर लाला लाजपत राय, लाल स्टैंड्स फॉर लाला लाजपत राय, बाल स्टैंड्स फॉर बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और उसके बाद है उसके बाद है बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल। इनके एक और साथी थे घोष बाबू, औरबिंदो घोष। ये तगड़े गुस्से वाले लोग हैं, चीर फाड़ कर देते हैं भाई, ये लोग चीर फाड़ कर देते हैं। ठीक है, एक छोटी सी कहानी और आएगी इन्हीं की आगे, उसके बाद सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो। तो स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत यंगस्टर्स, आईएनसी और लाल बाल पाल ने की है। और स्वदेशी में तुम्हें मालूम है कि खादी पर ज्यादा फोकस किया गया, अपने देश में बनी हुई चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया। ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल ये देखो, ये है हमारे लाला लाजपत राय, ये है हमारे बाल गंगाधर तिलक, और वो है हमारे बिपिन चंद्र पाल। ये पंजाबी हैं, ये मराठी हैं और ये बंगाली हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान से देखो। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अब 1905 के टाइम में, 1905 का जो स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट हुआ था, उस टाइम पर एक झंडा बहुत फेमस हुआ, उस टाइम पर एक झंडा बहुत फेमस हुआ बच्चों। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगे झंडे को निम्नलिखित रंगों से डिजाइन किया गया था। यानी उस वक्त का जो झंडा था वो कौन से 3 रंगों से बना हुआ था? मैं आपको आंसर बता देता हूं और वो झंडा भी दिखा देता हूं। रेड, ग्रीन और येलो, लाल, हरा और पीला, इन 3 कलर से बना हुआ झंडा था। उसमें 8 कमल के फूल थे, है ना, 8 जो है उसमें अपना लोटस थे, उसके बाद एक आधा चंद्रमा था। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये है वो झंडा, ध्यान से देखो बेटा, ये है वो झंडा। तो ये है वंदे मातरम लिखा हुआ इसमें, ऊपर ये 8 कमल हैं, उसके बाद यहां चंद्रमा है, यहां पे सूरज भी है। तो ये वो झंडा था, लाल, पीला और हरा। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया हो। तो ये झंडा 1905 में बहुत फेमस हुआ। उसके बाद देखो, ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट हु अमंग द फॉलोइंग पेंटेड द फेमस पिक्चर ऑफ भारत माता। ये जो आंदोलन हुआ है उसी वक्त, इसी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता का प्रसिद्ध चित्र चित्रित किया था? ध्यान से देखो बेटा, ये है हमारे अवनींद्रनाथ टैगोर। भारत माता की जो एक्चुअल पेंटिंग है वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। इन्हें अबन ठाकुर भी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? अबन ठाकुर। अगर एग्जाम में अबन ठाकुर आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। अबन ठाकुर ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने ये भारत माता की जो पेंटिंग है ये बनाई है। ध्यान से देखो, ये देखो, ये है अवनींद्रनाथ टैगोर या अबन ठाकुर, जिन्होंने भारत माता की वो पेंटिंग बनाई है। देख रहे हो भाई, भारत माता की पेंटिंग है वो, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो, बाल गंगाधर तिलक अलोंग विद सर रतन जी टाटा, उस टाइम पे जमशेदजी टाटा हुआ करते थे, ओपनड द आउटलेट्स ऑफ स्वदेशी गुड्स इन 1905। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट आउटलेट्स? ध्यान से देखो, बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर 1905 में स्वदेशी वस्तुओं के आउटलेट खोले। उन आउटलेट्स का नाम क्या था? यानी उस जमाने में मैंने बोला ना कि स्वदेशी चीजों पर फोकस किया जा रहा था, तो ज्यादातर स्वदेशी चीजों को इकट्ठा किया गया था कुछ स्टोर्स में। वो स्टोर्स बाल गंगाधर तिलक ने और रतन जी टाटा, इन दोनों ने मिलकर बनाए थे, और उन आउटलेट का नाम था बॉम्बे स्वदेशी कोऑपरेटिव स्टोर्स कंपनी लिमिटेड, बॉम्बे स्वदेशी सहकारी स्टोर्स कंपनी लिमिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान हमारे देश में बनी हुई चीजों को इन्हीं आउटलेट्स के द्वारा बेचा जा रहा था, यहीं पर रखा जा रहा था, यहीं से लोग खरीद रहे थे अपने स्वदेशी सामान को। और ये बाल गंगाधर तिलक और सर रतन जी टाटा ने मिलकर चालू किए थे। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये देखो, अगर तुम्हें क्लियर इमेज दिख रही हो तो ये आउटलेट है, ये लिखा भी है, देखो ये लिखा भी है यहां पर, ये बॉम्बे स्वदेशी स्टोर्स लिमिटेड। इस तरह के आउटलेट्स थे, यहां से सामान खरीदे जाते थे,
यहां से सामान खरीदे जाते थे, ठीक है। नहीं नहीं, आज के रतन टाटा नहीं, उनके भी पूर्वज, उनका भी नाम सेम ही था, ठीक है। पूरा नाम सेम नहीं है, वो जो रतन टाटा है वो थोड़ा कॉमन है, ठीक है। चलो अब बताओ, ये तो बता सकते हो, अब ये तो बता सकते हो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नहीं नहीं सरोज बाबू, अब ध्यान से देखो इधर पे। द मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन, जल्दी बताओ, कहां पे ये स्थापना हुई मुस्लिम लीग की, जल्दी बताओ। ढाका। देख रहे हो, सवाल 2021 एनटीपीसी में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ढाका है यहां पर, सबको मालूम है। और तुम्हें मालूम है 1906 में हुई है, और किसने की है 1906 में ढाका में स्थापना? 4 लोगों ने, आगा खां, सलीमुल्लाह खां, मोहसिन उल मुल्क, वकार उल मुल्क, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, वेयर वॉज द मुस्लिम लीग फाउंडेड, ठीक है भाई। यहां पे तो बोला कि कहां पे स्थापना हुई, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी देखो, सेकंड क्वेश्चन भी देखो, वेयर वॉज, ये दोबारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये दूसरी शिफ्ट में पूछा है। तो ये मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई? ढाका। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ क्योंकि मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए 2 बार इसको लेके आए। अगला क्वेश्चन, अब ये लास्ट का एक छोटी सी कहानी बची है, मैं तुमसे बोलूंगा बस यार 5-7 मिनट रुक जाओ, तुम्हारा ये सेशन यहां पे खत्म हो जाएगा, और इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 2 सेशंस हैं, बस 2 क्वेश्चन है, बस 2 क्वेश्चन है, एक कहानी बताऊंगा, दोनों क्वेश्चन निपट जाएंगे, बस बने रहो बस, ठीक है। चलो 5-7 मिनट की बात है, उसके बाद सेशन को निपटा देंगे और आज का सेशन अपना बहुत बढ़िया से खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ताप्ती नदी के तट पर 2 समूहों में विभाजित हो गई? किस वर्ष में ऐसा हुआ? तो मैं आपको बताता हूं, 1907 में। 1907 में ऐसा हुआ कि सूरत का सेशन हुआ, सूरत का सेशन हुआ, और सूरत के सेशन में कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई। छोटी सी कहानी है, मजा आ जाएगा, ध्यान से देखो, इसके बाद विस खत्म करते हैं। देखो होता क्या है भाई, 1885 से लेकर 1900 के आसपास तक कांग्रेस में मॉडरेट्स का दबदबा था, अपने नरम दल के नेताओं का दबदबा था, क्योंकि वही लोग सीनियर थे, वही लोग शामिल हो रखे थे, नए लोग शामिल होना शुरू हो चुके थे, पर दबदबा इन्हीं का था। तो वही 12-13 लोग जो हमारे मॉडरेट्स हैं, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह, उन्हीं का दबदबा था। 1900 के आसपास कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे शामिल होने लगे जो नरम दल के नेताओं के बिल्कुल ऑपोजिट सोच के थे। यानी जहां नरम दल के नेता ये सोचते थे कि यार जो भी काम करवाना है अंग्रेजों से संवैधानिक तरीके से करवाना है, कोई मार पिटाई, लड़ाई, सुताई, कुटाई कुछ नहीं चलेगा, आराम से रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं मानेंगे दोबारा करेंगे, नहीं मानेंगे तिबारा करेंगे, नहीं मानेंगे चौबारा करेंगे, और रिक्वेस्ट कर करके ही अपने काम करवाएंगे। पर इनका मानना था, ये जो नया एक ग्रुप शामिल हो रहा है, कि भाई इतनी रिक्वेस्ट भी नहीं करनी कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तुम दांव पे लगा दो। 1-2 बार रिक्वेस्ट ठीक है, तुम 4-5 बार क्या रिक्वेस्ट करते हो? तो ये इस टाइम पर कहे गए एक्सट्रीमिस्ट लोग, क्या कहे गए? एक्सट्रीमिस्ट, यानी गरम दल के नेता। इनका मानना वही था कि कोई इनके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, ये ससुरे टुच्चे लोग हैं अंग्रेज, इनको लातों के भूत हैं, ये बातों से मानेंगे नहीं, इनको लात ही दो। अब 1900 के आसपास जब ये लोग शामिल हो गए, तो इसमें 4 लोग बड़े इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी तुम्हें बताया था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल, और घोष औरबिंदो घोष, यानी घोष बाबू, औरबिंदो घोष। ये नाम लिख देता हूं क्योंकि ये पहली बार अभी हम देख रहे हैं, औरबिंदो घोष। तो लाल बाल पाल और घोष बाबू जो हैं एक्सट्रीमिस्ट नेता, एकदम कट्टर लोग, बिल्कुल ऐसे कि अंग्रेजों को सूत दें बस। तो जब 1900 के आसपास ये शामिल होने शुरू हुए, तो इनको कांग्रेस का सिस्टम समझ में आ गया कि यार ये हर साल सेशन करते हैं, हर साल अलग जगह पे करते हैं, एक इनका प्रेसिडेंट बनता है, और प्रेसिडेंट उस पूरे साल में उन डिमांड्स को पूरा करवाने की पूरी कोशिश करता है अंग्रेजों से, जो डिमांड ये अपना हिंदुस्तान की जनता की कर रहे हैं अंग्रेजों से। तो इनको लगा कि यार एक आधा सेशन की अगर चेयरमैनशिप हमारे पास आ जाए, अध्यक्षता हमारे पास आ जाए, तो अंग्रेजों को सेट कर दें, एकदम अंग्रेजों की ऐसी तैसी कर दें, एक बार सेशन हमारे हाथ लग जाए। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो भाई, बिल्कुल कल का टाइम मैनेज किया है भाई। देखो तुम लोगों को ऐसा ना लगे कि कल की पूरी क्लास की ऐसी तैसी हो गई। ध्यान से देखो, बिल्कुल। अब बस ये खत्म होने वाली कहानी, उसके बाद हमारा सेशन खत्म है, फिर तुम मौज मारो, कोई टेंशन नहीं, कल से अपना रेगुलर रहेगा फिर। और पर एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, अगर 9 बजे क्लास शुरू हो रही है ना, 10:15 10:30 तक तो बैठना पड़ेगा यार,
तब जीके बढ़िया से होगी, ठीक है। बाकी देखो मैं जबरदस्ती रोक नहीं सकता किसी को, जिसको जाना है वो जा सकता है। देखो ध्यान से, तो 1885 से 1900 के बीच में नरम दल के नेताओं का दबदबा, वहीं पे आ गए एक्सट्रीमिस्ट गरम दल के नेता, जिनकी सोच ही बिल्कुल अलग है, जो बोल रहे हैं कि अंग्रेजों को सूद दो, कूट दो, ऐसी की तैसी कर दो इनकी, ठीक है। पर यहां पर जैसे ही ये लोग शामिल हुए तो अब इनको लग रहा है कि यार एक आधा सेशन की चेयरमैनशिप मिल जाए। ऐसी डिमांड्स रखेंगे ना, इस तरह से प्रेजेंट करेंगे डिमांड्स को कि अंग्रेज ससुरे हिल जाएंगे, और हम बताएंगे इनको कि कैसे डिमांड की जाती है। मॉडरेट्स को भी समझ में आएगा कि कैसे डिमांड करनी है। तो इन लोगों ने 1903 में ही अब देखो बस कहानी छोटी सी बची 5 मिनट की। 1903 में ही इन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी, चारों लोगों ने, हमारे अपने मॉडरेट्स लोगों से, सीनियर से, कि साहब हमें 1904 में जो बॉम्बे में सेशन होगा ना, 1904 में जो बॉम्बे में सेशन होगा उसमें हमें चेयरमैनशिप दे दो, हम भी ट्राई करना चाहते हैं, एक बार हमारा भी देख लो कैसे हम डिमांड्स को रखते हैं। तो मॉडरेट्स ने बोला, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने, कि देखो यार बॉम्बे सेशन का जो चेयरमैन है वो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुका है, ठीक है। देखो बेटा मैं तो आपको बताता हूं सबको, जब 8-10 बार कोई हिंदुस्तानी चेयरमैन बन जाता था ना, उसके बाद एक आधे अंग्रेज को भी बनाया जाता था किसी कांग्रेस सेशन का चेयरमैन, ताकि अंग्रेजों को भी ये रहे कि भाई कांग्रेस जो है कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही अंग्रेजों के अगेंस्ट। तो एक आधा बार हम अंग्रेजों को भी चेयरमैन बना दिया करते थे। जब कोई हिंदुस्तानी चेयरमैन बनता था तो उसके तो प्रॉपर इलेक्शन होते थे, यानी उस मीटिंग में 2 बंदे खड़े होंगे, सारे मेंबर्स उन 2 में से जिसको भी ज्यादा वोट देंगे वो बन जाएगा चेयरमैन, वो बन जाएगा अध्यक्ष। ये हिंदुस्तान के जो लोग बनते थे चेयरमैन, उनके लिए वोटिंग का सिस्टम था। पर जो अंग्रेज जो 8-10 साल में एक बार बन रहा है उसको सीधा अपॉइंट कर लिया जाता था। तो इस टाइम पे 1904 में मॉडरेट्स ने बोला देखो 1904 का जो सेशन हो रहा है बॉम्बे में, इसका ऑलरेडी बंदा अपॉइंट हो चुका है, एक अंग्रेज है, उसका नाम है हेनरी कॉटन। तो तुम ऐसा करो, तुम लोग अगले साल जो सेशन होगा बनारस में 1905 वाला, उसकी तैयारी करो, उसके बारे में सोचेंगे, वहां कोशिश करेंगे तुम्हें चेयरमैनशिप देने की, तुम तैयारी करके आओ। मॉडरेट्स ने इनको यह बोल दिया कि तुम तैयारी करके आओ, हम सोचेंगे। इन लोगों ने सोचा कि अगर ये बोल रहे हैं तैयारी करके आओ, तो तैयारी करने को तो तभी बोल रहे हैं ना कि हमें बनाएंगे। ये इसको इस तरीके से ले गए। अब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, घोष बाबू पूरी तैयारी में, साल भर में इतनी जबरदस्त तैयारी की, इतनी जबरदस्त डिमांड्स रखी कि ऐसे ऐसे पेश करेंगे, ऐसे ऐसे रखेंगे, वैसे करेंगे, इस तरीके से। ध्यान से देखो, बिल्कुल यश ऐसे ही पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। ध्यान से देखो, अब यहां पर क्या होता है, जबरदस्त तैयारी की, पूरे साल भर तैयारी की, एकदम तैयारी की, ससुरा चीर फाड़ देंगे कतई सेशन में, है ना। आखिर में क्या होता है, 1905 के बनारस सेशन में पहुंचते हैं, एकदम जोश में है चारों के चारों। इस बार तो लाला लाजपत राय सेशन के चेयरमैन बनेंगे। हाँ भाई क्या हाल है, समझ रहे हो बे। लाला लाजपत राय सबसे गुस्सैल आदमी थे। उनका सेशन का अगर चेयरमैन बनना है तो समझ लो कि अंग्रेजों की ऐसी तैसी होने वाली है। तो अब सब लाला लाजपत राय को छेड़ रहे कि इस बार तो अपना भाई बनेगा चेयरमैन, ठीक है। लाला लाजपत राय जो है अपना एक्साइटेड है कि इस बार तो चीर फाड़ कर देंगे ढंग से। जैसे 1905 के सेशन में सब लोग पहुंचे, फॉर्मेलिटी तो होनी है, वोटिंग तो होनी है। एक तरफ से तो अपने लाला लाजपत राय उतर गए भाई, एक तरफ से, अब 2 मेंबर उतरने ना कोई भी, तो एक तरफ तो हो गए अपने लाला लाजपत राय, और एक तरफ हो गए बच्चों, एक तरफ हो गए अपने गोपाल कृष्ण गोखले, काफी सीनियर लीडर। इनफैक्ट आईएनसी को बनाने वालों में एक नाम इनका भी था, बिल्कुल अभिनव, इनकी तो ऐसी तैसी कर देनी चाहिए अगर मिल जाए तो, ठीक है। अब तुम कहीं साले टूरिस्ट वगैरह को मत लपेट देना कि तुम अंग्रेज हो, आओ इधर जरा खोपचे में आओ, मुंडी तोड़ रहे हो उसकी, ये सब नहीं कर देना, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, अब ये दोनों के बीच में वोटिंग। अब तुम मुझे एक बात बताओ भाई, जिस बंदे ने कांग्रेस बनवाई है और जो बंदा नया नया कांग्रेस में आया है, अगर कांग्रेस के बंदों ने उस मीटिंग में, उस वोटिंग में अगर इनको वोट डाल दिए लाला लाजपत राय को, तो इनकी बेइज्जती नहीं हो जाएगी गोपाल कृष्ण गोखले की? इतना सीनियर लीडर आदमी है, बेइज्जती नहीं हो जाएगी कि सीनियर लीडर को वोटिंग नहीं दी, इतने सीनियर रिस्पेक्टेड आदमी को, रिस्पेक्टफुल आदमी को वोटिंग नहीं दी, तो ये इनकी बेइज्जती हो जाएगी। तो यही हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले के पास चले गए सारे वोट्स, लाला लाजपत राय जो है सड़ी सी शक्ल बना के रह गए। अब देखो क्या होता है, अब ध्यान से देखो, अब सीन क्या है। अब सीन यह है कि भैया देखो, लाला लाजपत राय का दिमाग खराब, बाकी तीनों का भी दिमाग खराब कि यार अगर तुमको हमें नहीं बनाना था, हमें वोट नहीं देना था। अभी तुम देखो आखिर में मजा आएगा, एक तगड़ा कांड होने वाला है, अभी बहुत तगड़ा कांड होने वाला है, 2 मिनट का और बचा है।
ये बोल रहे हैं कि अगर यार तुमको हमें नहीं बनाना था तो फिर तुमने ये क्यों बोला कि तुम तैयारी करके आओ, सोचेंगे। तुमने हमारी साल भर की तैयारी करवा दी, तुम्हारे चक्कर में तैयारी करके आए, और जब यहां पर हम तैयारी करके आए उम्मीद कर रहे हैं कि हमें वोटिंग मिलेगी, वोट्स मिलेंगे, तुमने हमारे एक सीनियर लीडर को बना दिया। अब इनके अगेंस्ट हम क्या जाएं, इनकी तो रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी। तो मॉडरेट्स ने किसी तरीके से एक्सट्रीमिस्ट लोगों को शांत किया कि भाई शांत हो जाओ यार, कोई बात नहीं, सीनियर लीडर हैं, एक आधा बार ये बन गए तो क्या दिक्कत है, ये भी बढ़िया बोलेंगे, ये भी बढ़िया डिमांड्स रखेंगे। किसी तरीके से ये लोग शांत हुए। पर सेशन के बाद इन्होंने वापस से मॉडरेट से बातचीत की, बोला भाई ऐसा है, अगले साल कलकत्ता में सेशन हो रहा है, हमें पता चला है 1906 वाला, तो हमें अभी से बता दो कि तैयारी करके आए कि नहीं आए। अगर तुम्हें हमें नहीं बनाना तो हम तैयारी करके नहीं आएंगे। तो मॉडरेट्स को लगा यार ये तो नाराज हो गए। मॉडरेट्स बोले नहीं नहीं भाई, तुम ऐसा करो, तुम तैयारी करके आओ, कोई दिक्कत नहीं, और अगले साल पक्का तुम में से किसी एक को बनाएंगे, बढ़िया तैयारी करके आओ, इस बार से भी अच्छी तैयारी करके आओ। और इस बार भी देखो, ध्यान से देखो, इस बार जो तैयारी है तो जबरदस्त है। 1906 में कलकत्ता में सेशन है आईएनसी का, कलकत्ता में सेशन है आईएनसी का, और इस बार सारे लोग पहुंचते हैं, इस बार ये बड़े जोश के साथ चारों के चारों, क्योंकि यार बुजुर्ग लोग एक बार झूठ बोलेंगे बार बार थोड़ी बोलेंगे, सही बात है, अपना आए। अब पता है इस बार तो लाला लाजपत राय को बनना ही है, क्योंकि पिछली बार नहीं बन पाए थे। वोटिंग चालू हुई, अब इस बार एक तरफ अपने लाला लाजपत राय वोटिंग के लिए, और एक तरफ है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले से भी सीनियर हैं, ये तो सीनियर मोस्ट मेंबर हैं भाई। जब उनकी इज्जत रख ली तो इनकी भी तो रखनी पड़ेगी, वरना तो इनकी और ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। सारे के सारे वोट्स बिल्कुल अनिल, चूरन दे दिया भाई इनको फिर से, सारे के सारे वोट्स चले गए दादा भाई नौरोजी को। और इस बार लाला लाजपत राय जो हैं आग बबूला, इस बार चारों के चारों ऐसे हो रखे हैं कि भाई इन मॉडरेट्स की ना बहुत कर ली इज्जत, इन बुढ़ाओं को तोड़ना पड़ेगा भाई, बुढ़ापे में हड्डियां इनकी जुड़ेंगी भी नहीं। इतना ज्यादा गुस्सा हाथापाई पे आप पहुंचे ये चारों के चारों, इतने बुरे तरीके से। और ये चार नहीं, इनके चेले भी तो हैं एक्सट्रीमिस्ट, पूरी तरीके से गुस्से में कि इस बार तो सूत ही देंगे इनको। पर किसी तरीके से दादा भाई नौरोजी वगैरह ने थोड़ा सा मनाया, बोला देखो यार कोई बात नहीं, सेशन तो हर साल होने हैं और हम तुम्हें तैयार कर रहे हैं अगले सेशन के लिए, और हम आपको, अब दादा भाई नौरोजी वगैरह सब लोग बोल रहे हैं, हम आपको गारंटी देते हैं इस बार सूरत का जो सेशन होगा, ध्यान से देखो बेटा, सूरत का जो सेशन होगा इसमें हम लिख के देते हैं अभी, लाला लाजपत राय हमारे चेयरमैन बनेंगे, फॉर्मेलिटी के लिए वोटिंग होगी पर वोटिंग मिलेगी लाला लाजपत राय को। इस बार बढ़िया तैयारी करके आओ, इस बार बढ़िया तैयारी करके आओ। देखो भाई ध्यान से, इस बार बढ़िया तैयारी करके आओ। अब यहां सूरत में सेशन है, सूरत में सेशन है। अब देखो, अब यहां पर थोड़ा सीरियस इशू है। यहां पर हमारे अब जो मॉडरेट से उन्होंने कन्विंस कर लिया, मना लिया इनको, ये भी मान गए चलो ठीक है, इस बार तो पिटते पटते बचे हैं बुढ़े, अब ऐसा है इस बार बोल रहे हैं, तीसरी बार बोल रहे हैं, आप इतनी बार तो झूठ नहीं बोलेंगे, और सही बात भी, इतना बोलना भी नहीं चाहिए। इस बार मामला बिल्कुल सीरियस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, सूरत का सेशन चालू हुआ, चारों लोग अपने बिल्कुल तैयार, एक्सट्रीमिस्ट के जो बाकी चेले हैं वो भी तैयार, मॉडरेट्स भी तैयार। और इस बार ऑब्वियस ही बात है, लाला लाजपत राय के सामने किसी इनफेमस आदमी को उतारना पड़ेगा ना भाई, ताकि रिस्पेक्ट के चक्कर में वोट ना जाए। अब किसी बड़े आदमी को तुम उतार दोगे तो रिस्पेक्ट के चक्कर में वोट डालने पड़ेंगे। तो भाई होता क्या है, इस बार एक इनफेमस आदमी को, जो लाला लाजपत राय के सामने ज्यादा फेमस नहीं है, उनको यहां पे उतारा जाता है। तो रास बिहारी घोष वर्सेस लाला लाजपत राय। रास बिहारी घोष का नाम तुम लोगों ने सुना भी नहीं होगा, सुनोगे भी तो यहीं पे सुनोगे बस। तो इतने इनफेमस है, इतने ज्यादा फेमस भी नहीं है। मैं इनकी शक्ल भी दिखा देता हूं तुम्हें, देखो ये हैं रास बिहारी घोष, ये हैं, ये बेचारे अपने शरीफ आदमी। और लाला लाजपत राय को तो तुम जानते हो, पंजाबी आदमी है। सूरत सेशन चालू हुआ, वोटिंग हुई, और इस बार देखो जो एक्सपेक्टेड है वही हुआ, जो इस बार होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, इस बार वही हुआ जो होना चाहिए था। और सारे के सारे वोट्स इस बार सूरत सेशन के किसको मिले, इस बार मिले हैं लाला लाजपत राय की जगह रास बिहारी घोष को। ई हो गया ससुरा फिर से खेला। और इस बार भाई, इस बार इन्होंने देखा कि अब ऐसी की तैसी बुड्ढों की। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने उठाई कुर्सियां।
सारे एक्सट्रीमिस्ट ने और सारे जो बुजुर्ग हैं उनको बोल दिया तुम तो हट जाओ साइड में, वरना आज तुम बचोगे नहीं। और उसके बाद जितने भी यंग मॉडरेट्स थे भाई उनके ऊपर चलाई है इन्होंने कुर्सियां, कुर्सियों से पीटा, उनको सूता है, पेला है भाई ढंग से। खत्म बात, टाटा बाय बाय, सब कुछ हो गया इनका, बुरी तरीके से कुटाई चालू हुई है यहां पर। और इसके बाद क्या हुआ, बुड्ढे देख रहे हैं कि साला ये चल क्या रहा है, छुप रहे हैं कोने में, इधर उधर भाग रहे हैं। और आखिर में जब बुजुर्ग लोगों को लगा कि मामला शांत हो गया है, अब ये थक चुके हैं लड़ाई वड़ाई करके, तो बुजुर्ग बोल रहे हैं बस इसीलिए तुमको हम चेयरमैनशिप नहीं देते क्योंकि तुम्हारा गुस्सा बहुत खतरनाक है। तुम जब हमारे ही बंदों को नहीं छोड़ रहे हो तो तुम अंग्रेजों को क्या छोड़ोगे? तुम तो ससुरे कांग्रेस को डुबो दोगे अगर इस तरह से बिहेव करोगे तो इस तरीके से आखिर में सूरत सेशन में बुजुर्गों ने बोला, मॉडरेट्स ने बोला अब से तुम कांग्रेस का हिस्सा नहीं हो, आज से एक्सट्रीमिस्ट लोगों को मॉडरेट्स लोगों से और कांग्रेस से अलग किया जाता है। 1907 के सूरत सेशन में कांग्रेस दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। अब तुम्हें शायद ये सेशन समझ में आया होगा। और अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ध्यान से देखो, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1907? इसको अटेम्प्ट करो जल्दी से, इसको जल्दी से अटेम्प्ट करो बेटा, जल्दी से अटेम्प्ट करो, जल्दी से अटेम्प्ट करो, जल्दी से। क्या होगा इसका आंसर? 1907 के, शाबाश, रास बिहारी घोष, ये बने 1907 के सेशन के चेयरमैन और इनके चक्कर में हो गया कांड। ठीक है बेटा, चलो तो ये हमारा आज का सेशन हुआ। और अब एक चीज देखो भाई, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, अब जो हमारा एटीएम का बैच है वो 799 का हो चुका है, ऑफर वो खत्म हो चुका है। तो अगर तुम्हें अगर पैसा ज्यादा लग रहा हो और सिर्फ जीके पढ़नी हो तो 299 का बैच ले लेना और आराम से उसमें जीके को कवर करो, अगर जीके की ही जरूरत है तो। बाकी अगर सबको सारे सब्जेक्ट्स की जरूरत है तो वो 799 वाला भी ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर सिर्फ जीके लेना है तो 299 वाला। ठीक है, और अब कल मिलेंगे, अब बाकी का जो आगे की कहानी है मजा आएगा, आगे कल पढ़ेंगे। मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अगर किसी के डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अच्छा नोट्स की टेंशन मत लो, जो नोट्स यहां पर हमारे बन रहे हैं पीडीएफ में वो तो नोट्स हैं ही, साथ ही साथ जब लेक्चर दोबारा देखते हो तो कॉपी में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट तुम्हें लगे कि सर ने पीडीएफ में नहीं लिखा वो वहां पर नोट कर लेना, क्योंकि अभी टाइम है तुम्हारे पास तो कर सकते हो। ठीक है, नोटबुक बनाओ सेपरेट, जो लग रहा है कि पीडीएफ में नहीं है वो वहां पर नोट कर लो। ठीक है, चलो चलो बेटा, और कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ, जिसको जाना है वो जा सकता है प्लीज। चलो चलो, बहुत सारे, बहुत, बिल्कुल बिल्कुल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके, करंट अफेयर सब कवर होगा, सब कवर होगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो कल की जो क्लास है वो नहीं हुई थी इसलिए आज का सेशन लंबा ले लिया, बाकी कल से सेशन के लिए रेडी रहना। 9 से 10:15 10:30 जाएगा, तो मेंटली प्रिपेयर होके आना बच्चों, मेंटली प्रिपेयर होके आना। अलग से पीवाईक्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर इतने कर लेंगे हम लोग। ठीक है, डोंट वरी बेटा। स्टैटिक जीके इसी का पार्ट है, टेंशन ना लो, इसी का पार्ट है। ठीक है, इसी का पार्ट है। तो 299 वाला जो बैच है वो ले लेना, उसमें सिर्फ और सिर्फ जीके और स्टैटिक जीके मिलेगी तुम्हें, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके मिलेगी 299 वाले में, वो ले लेना। क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर से, वो अपनी जो ऐप है वहां से। और पीडीएफ मिलेगी मैथ्स बाय साहिल सर टेलीग्राम चैनल पर, मैथ्स बाय साहिल सर चैनल टेलीग्राम पर। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।